गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोगों ने ज़्यादा तो कुछ नहीं, सिर्फ ट्रेडिंग कैसे करते हैं, क्या क्या सेगमेंट होता है स्टॉक एक्सचेंज का, क्या टाइमिंग है, यही सारा देखा था। एक्सचेंज बस एक आप समझ सकते हो कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकता था। कब की बात है ये बिफोर डीम्यूचुअलाइजेशन एंड कॉर्पोरेटाइजेशन स्कीम। बट अगर आफ्टर डीम्यूचुअलाइजेशन एंड कॉर्पोरेटाइजेशन स्कीम देखोगे तो आज के डेट पे सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट ही हो सकते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी जो कि 1950 अभी नहीं, अब तो चलो पहले 1956, अब तो 2013 में रजिस्टर्ड होंगे। अब इसका काम जो होते हैं यानी कि स्टॉक एक्सचेंज का एक ही काम है, असिस्ट करना या कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग बाई सेल ट्रांजैक्शन। बाई सेल ट्रांजैक्शन जो है इसको कंट्रोल करना, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, असिस्ट करना, ये सारा काम है इसका। अब देखिए हमने देखा था कि इसमें बहुत सारे सेगमेंट हैं, अलग अलग सेगमेंट का टाइमिंग भी अलग है, सबका मतलब भी अलग है। यानी कि हम कह सकते हैं एक जिसको हम लोग कैश सेगमेंट कहते हैं, कैश सेगमेंट में ट्रेडिंग जो होते हैं, अगर किसी को डिलीवरी चाहिए तो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग सिर्फ कैश सेगमेंट में ही हो सकते हैं, जिसमें डिलीवरी भी जो होते हैं वो T+2 पे होते हैं। अगर किसी को लगे कि नहीं हमें डिलीवरी नहीं चाहिए, वो इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होगा कि सेम डे आपका बाई सेल हो जाएगा। सेम डे अगर बाई सेल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए इंट्राडे। वो मैं लिखवा दूंगा आपको इंट्राडे वाले, सेम डे बाई सेल। अब देखिए अगर कोई करेंसी में ट्रेडिंग F&O में ट्रेडिंग करते हैं, F&O यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में, ऑप्शन में दो होता है, एक कॉल होते हैं एंड एक पुट होते हैं। थोड़ा थोड़ा सा भी दिमाग में रखोगे तो चलेगा। कॉल फ्यूचर में क्या होता है, दोनों तरफ का एक शर्त होते हैं, ऊपर जाएगा तो कमाऊंगा, नीचे जाएगा तो गवाऊंगा, एक शर्त। या दूसरा तरफ ऐसे शर्त ऐसे हो सकता है, नीचे जाएगा तो कमाऊंगा, ऊपर जाएगा तो गवाऊंगा। अगर दोनों साइड, एक तरफ फ़ायदा एक तरफ नुकसान तरह का अगर कोई अगर शर्त है तो वो क्या कहलाता है, फ्यूचर। एक कहते हो नहीं ऊपर जाएगा तो मैं लूँगा, नीचे जाता है तो मैं नहीं देता, यानी कि नीचे की तरफ नहीं देता है, एक ये हो जाता है कॉल। और पुट की तरफ होता है नीचे की तरफ फ़ायदा लूँगा, ऊपर की तरफ मैं नहीं दूंगा, इस तरीके का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पुट। तो बट इसमें जो होते हैं वो कुछ कमीशन पे करना होता है, क्योंकि एक साइडेड फ़ायदा है। वन साइडेड बेनिफिट अगर होंगे तो उस केस में कुछ ना कुछ तो आपको खर्चा करना पड़ेगा, तो वो खर्चा जो होंगे वो कुछ प्रीमियम वगैरह कहलाते हैं, वो बाद में देखेंगे। इस सेक्शन इसमें जो होगा इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं। और इस ट्रेडिंग का टाइमिंग जो होते हैं वो आपका नॉर्मल मार्केट आवर में कर सकते हो 9:15 to 3:30। इसमें अगर देखोगे तो प्री ओपनिंग मार्केट का टाइम क्या था जी, बता सकते हो कोई? वैसे कहने के लिए एक्सचेंज तो 9:08 तक कहते हैं, बट ब्रोकर वगैरह के साइट पे देखोगे तो 9:07 से ही वो क्लोजिंग स्टार्ट, वो सॉरी ओपनिंग स्टार्ट हो जाता है, रैंडमली वो स्टार्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं 9 to 9:08 थियोरेटिकली आप याद रख सकते हो, 1 मिनट का इधर उधर है इसमें। ये हो जाएगा प्री ओपनिंग सेशन, जिसमें आपको ओपनिंग प्राइस डिसाइड होते हैं, जिसमें हिडन बिडिंग होते हैं। फिर एक टाइमिंग है 9:15 to 3:30, ये नॉर्मल ट्रेडिंग आवर है, जिसमें अपना अपना बोली लगा के सब लोग बिडिंग करके ट्रेडिंग करते हैं। और एक देखा था हमने 10 मिनट का फिर गैप होते हैं, यानी कि 3:40 से लेके 4 तक फिर ट्रेडिंग होते हैं। और ये ट्रेडिंग जो होते हैं क्लोजिंग प्राइस पे होते हैं, जिसको हम लोग क्लोजिंग सेशन कहते हैं। यानी कि कैश मार्केट में 3 बार ट्रेडिंग होते हैं, इसमें बीच में 7 मिनट के लिए गैप मिलेगा, इसमें बीच में 10 मिनट का गैप मिलेगा। पहला वाले में आपका ट्रेडिंग होते हैं ओपनिंग प्राइस पे, बाद का ट्रेडिंग होते हैं क्लोजिंग प्राइस पे। और ये जो प्राइस होते हैं इसमें आपका हर सेकंड प्राइस फ्लक्चुएट होता रहेगा। इसमें तो एक ही होते हैं, इसका ओपनिंग वगैरह का सिस्टम जो होते हैं ना, इसका जो ओपनिंग वगैरह का सिस्टम होता है, इसका ओपनिंग जो पहला ट्रेडिंग जितने पे डिसाइड होगा वही उसका ओपनिंग हो जाता है, इसके लिए कोई एवरेजिंग वगैरह नहीं किया जाता है। अब इधर देखिए एक और हमने देखा था करेंसी का ले भी है, करेंसी का भी F&O होते हैं। ये करेंसी का F&O का मार्केट जो आपको मिलेंगे NSE के अंदर, NSE की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको मिल जाएंगे 9 to 5, यानी कि 9 to 5 आपका करेंसी का ट्रेडिंग होते हैं मार्केट में। यहाँ भी F&O ही होते, वही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और एक है कमोडिटी का ट्रेडिंग आपका 10 बजे स्टार्ट होते हैं, 10 में स्टार्ट होते हैं, और ये आपका रात को
11:30 तक जाते हैं, कभी 11:55 दिखेंगे, कभी 11 दिखेंगे। ये आपका लास्ट का टाइम आपका चेंज करते रहते, वैरी करते रहते हैं। आने वाले टाइम पे इस मार्केट में भी स्टॉक ट्रेड होने वाला है बहुत जल्दी ही। इस मार्केट में भी स्टॉक ट्रेड होंगे, और इधर जो आपका जो है मतलब NSE BSE इस वाले कैश में नहीं होगा, इधर होगा F&O वाले ट्रेडिंग में। यहाँ आपका कमोडिटी भी ट्रेड करने वाले हैं, ताकि वो कहना है कि लिक्विडिटी को मैं और थोड़ा बढ़ाता हूँ, लोगों को और ज़्यादा चॉइस देते हैं। अभी सिर्फ MCX NCDX में ट्रेड करते हैं लोग कमोडिटी का, कहते ठीक है अब NSE BSE में भी हम कमोडिटी को ट्रेडिंग अलाउ कर देते हैं। ये अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, प्रपोजल आ चुके हैं, अभी अंडर कंसिडरेशन है, देखो कितने टाइम लगते हैं इसको स्टार्ट होने में। अब यहाँ पे स्टॉक होंगे ट्रेडिंग, ठीक है जी, क्योंकि ये जो आपका कमोडिटी मार्केट का ट्रेडिंग जो होते हैं वो दो ही मार्केट में अभी तक हो रहा है। कौन सी? MCX एंड NCDEX, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज, और ये है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। और ये बाकी चीज़ जो है ये करेंसी आपका MCX में यानी कि NCDEX में भी होते हैं, और ये करेंसी आपका NSE BSE में भी होते हैं। बट ये जो दो सेगमेंट है ये आपका, ये दो सेगमेंट सिर्फ अभी जो आपका ये दो सेगमेंट मिलेंगे NSE BSE में, करेंसी दोनों तरफ चला जाता है, NSE में भी ट्रेड होते हैं करेंसी, उधर MCX में भी ट्रेड होते हैं, ठीक है जी। तो करेंसी दोनों मार्केट में अभी भी ट्रेड हो रहे हैं, कमोडिटी सिर्फ MCX NCDX में ट्रेड होते हैं, स्टॉक सिर्फ NSE एंड BSE में ट्रेड होते हैं। ये इतना ही चीज़ देखा था ना जी हमने। अब आगे बढ़े। हाँ, कैश सेगमेंट में, ओनली कैश सेगमेंट में। ये हिडन ट्रेडिंग जो, क्योंकि उसमें ओपनिंग डिसाइड होता है। क्योंकि आप याद रखिए ये जितने भी चीज़ है ना, ये इधर का जितने भी है, ये जैसे F&O की बात कर रहा था मैं, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये शर्त है। ये शर्त किस पे लगाया जाता है? उसी स्टॉक पे जो आपका कैश मार्केट में ट्रेड होता है। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि देखो इन्फोसिस का शेयर जो है 1200 से ऊपर जाएगा, तो इन्फोसिस का शेयर जब 1200 से ऊपर जाएगा तब मैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जीतूंगा। इसका मतलब मेरा कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है, जीतना या हारना, वो किस पे डिपेंड करता है? इक्विटी पे। मैंने शर्त क्या लगाया है? इन्फोसिस का शेयर प्राइस 1200 से ऊपर जाएगा या इन्फोसिस का शेयर प्राइस 1200 से नीचे जाएगा, तो इन्फोसिस के प्राइस पे बोली लगा रहे हो ना। और इन्फोसिस का प्राइस कहां डिसाइड हो रहा है? कैश मार्केट में। याद रखना यहां से। तो अगर इन्फोसिस का प्राइस बढ़ेगा तो बोली लगाने का प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट का, शर्त का भी प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। याद रखना ये जितने भी ये जो ये सेगमेंट है F&O सेगमेंट, ये डिपेंडेंट होता है कैश सेगमेंट पे, ठीक है जी। पहला रिएक्शन कैश मार्केट में जैसे जैसे दिखेंगे उसी बेसिस पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट का भी प्राइस बढ़ता रहेगा। जैसे कैश मार्केट ये है, यहाँ पे डिलीवरी होता है कैलकुलेटर का, यहाँ प्राइस चल रहा है 400 का, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी चल रहा होगा उसी के बेसिस पे। मान लीजिए किसी रीजन से कैलकुलेटर का प्राइस घटता है, तो कैलकुलेटर का प्राइस घटता है कैश मार्केट में, इधर तो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब शर्त लगाया हुआ है, ठीक है जी। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है, जीते हारेगा तो मेरे को पैसे मिलेंगे, जीतेगा तो आपको मिलेगा, ठीक है जी। तो हारना जितना किस पे डिपेंड करता है? बोलो, मैच के परफॉर्मेंस पे। याद रखना मैच के परफॉर्मेंस पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट का अपना कोई प्राइस नहीं हो सकता। मैच का जो मैं कॉन्ट्रैक्ट शर्त लगाता हूं, इंडिया हारेगा इंडिया जीतेगा, और वो भी एक अमाउंट का शर्त नहीं है, विकेट विक के बेसिस पे या फिर कितने रन से जीतता है हारता है रन के बेसिस पे। मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट क्या है, जीतना हारना, वो फ्लेक्सिबल है। जितना ज़्यादा मेरे फेवर में जाएंगे उतना ज़्यादा मैं कमाऊंगा, जितना ज़्यादा आपके फेवर में जाएगा आप कमाओगे, आपके अगेंस्ट जाएगा आप पे करोगे। इसका मतलब है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस पे डिपेंड करेगा? इंडिया के परफॉर्मेंस पे। अब मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस ऑटोमेटिकली क्या होगा? चेंज होंगे। अगर उधर का परफॉर्मेंस बुरा होगा तब भी इधर का प्राइस क्या होगा? चेंज होगा, बोली लगाने का प्राइस। इसका मतलब ये जितने भी चीज में बात कर रहा हूं ये सारे कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, शर्त है। ये किस पे? इक्विटी पे। और वो इक्विटी ट्रेड कहां हो रहा है? कैश मार्केट में। तो याद रखना जितने भी डेरिवेटिव ट्रेडिंग होते हैं वो डेरिवेटिव ट्रेडिंग का बेस कहां से होते हैं? ये कैश मार्केट का, ठीक है जी। तो यही रीजन होता है कि ये 9:15 पे स्टार्ट करते, उससे पहले इसका ओपनिंग डिसाइड हो चुका होता है। 9:15 पे यहाँ जब स्टार्ट होते हैं ना, तो इससे पहले यहाँ ओपनिंग डिसाइड हो चुका होता है। मान लीजिए जैसे आज टाटा मोटर का प्राइस जाता है 3% डाउन जाता है सपोज, तो 3% डाउन गया, तो अब लोग आज का जो शर्त स्टार्ट करेगा ना वो उतने डाउन से स्टार्टिंग ही होगा, क्लियर है। बट वो 3% डाउन जाता है अगर टाटा मोटर का प्राइस, तो वो किस मार्केट में पहले जाएगा? पहला रिएक्शन कहां दिखता है आपको?
कैश मार्केट में, और उसी के उम्मीद के बेसिस पे किधर ट्रेड होता है, F&O में। ठीक है जी। मैंने टाटा मोटर का नेम इसलिए लिया है क्योंकि कुछ ऐसे स्टॉक है जिसको, जो आज के न्यूज़ है, जो आज कुछ वोटिंग होने वाला है, उसका जो रिएक्शन कल दिखेंगे, तो उसके बेसिस पे आज वोलेटिलिटी कुछ स्टॉक का ज़्यादा होगा, जिसका बिजनेस दूसरे कंट्री से ज़्यादा अफेक्टेड होने वाला है। तो टाटा मोटर, हिंडाल्को, कुछ टेक महिंद्रा है, कुछ वोकहार्ड्ट फार्मा है, ये सारे ऐसे स्टॉक है जिसका बिजनेस हमारे उस कंट्री से रिलेटेड है, उस कंट्री यानी कि यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है। अगर यूरोपियन यूनियन में कुछ अप डाउन होते हैं तो उसकी वजह से हमारे मार्केट भी अफेक्टेड होते हैं उसकी वजह से। तो ये जो यूरोपियन यूनियन में जो अभी ब्रिटेन रहेंगे या ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होंगे, उसका आज वोटिंग है, ये जनरल वोटिंग रेफरेंडम जिसको कहते हैं, तो आज है उसका, अभी स्टार्ट हो चुके होंगे 7 बजे से। एग्जिट पोल अगर आना स्टार्ट हो चुके हैं कि जो क्या कहते हैं, ब्रिटेन जो है यानी कि यूके जिसको कह रहे थे, अभी तो यूरोपियन यूनियन में ही है, तो ये एग्जिट करेगा या उसके अंदर रहेंगे। अगर एग्जिट करेंगे तो हमारे मार्केट डाउन होगा, अगर उसी में रह जाएगा, एग्जिट नहीं होंगे तो फिर हमारा मार्केट अप होंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन में, पता ही नहीं क्या होगा नहीं होगा, पता नहीं। ठीक है जी। तो ये सारा चीज़ है, तो इसकी वजह से आज वोलेटिलिटी मार्केट में आज और कल बहुत ज़्यादा रहेंगे। वोलेटिलिटी का मतलब समझते हो ना? वोलेटिलिटी का मतलब फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन नर्वसनेस आज शो करेगा। इमीडिएटली हो सकता है तुरंत 2% अप हो गया, तुरंत थोड़ा देर के बाद कुछ और लगेंगे, कुछ और क्या कहते हैं एग्जिट पोल वाले कुछ और बोलेंगे, फिर वो क्या होगा, फिर लगेंगे कि फिर डाउन होंगे। तो इस तरीके का जो वोलेटिलिटी है और आज और कल मार्केट में रहते हैं, तो इसीलिए कहते हैं जनरल ट्रेडर वगैरह को जो है, इन्वेस्टर वगैरह को आज 2 दिन मार्केट से क्या रहना चाहिए, 2 दिन क्या, आज कल तो मार्केट के जो रिजल्ट है, सॉरी यूरोपियन यूनियन का जो आपका जो आज का वोटिंग होंगे उसका रिजल्ट सुबह 7 बजे तक आ जाएगा, तो 7 बजे के बाद ही हमारा मार्केट ओपन होंगे, तो उसका रिएक्शन तो आज ओपनिंग में ही दिखेगा। जैसे आज और कल के गैप अप ओपनिंग कल आपको देखने को मिलेंगे। जैसे रिजल्ट आए, मार्केट क्लोज होने के बाद डिसीजन आएगा, मतलब रिजल्ट आएंगे कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन में रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब कुछ लोग तो ऐसे ही पता ही नहीं चल रहा है सर क्या चाइनीज बोल रहे हो। इफेक्ट एक ही चीज समझ जाइए, किसी को भी बुरा होगा ऐसे समझ लो, आपके फैमिली में किसी के साथ बुरा होगा तो एक के साथ बुरा होंगे तो सब उसके साथ क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। सिंपली थियरी होता है और कुछ नहीं है। आप ऐसे समझ लीजिए 2008 में कभी लेमन ब्रदर बैंकरप्ट हुआ, यूएस का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग था, ठीक है जी, वो बैंकरप्ट हुआ, पूरे ग्लोबल स्लोडाउन में लेके चले गए। अभी कुछ दिन पहले जो आप 28 अगस्त की बात कर रहे थे, 28 अगस्त, सॉरी 28 नहीं था, 24 था, 24 अगस्त 2015 मंडे, जो सबसे अब तक का बड़ा डाउनफॉल है, वो क्यों था? चाइना में कुछ बुरा होगा तो चाइना का बुरा होगा तो हमारे साथ ही बुरा होंगे, क्योंकि आज के रेट पे एक कंट्री दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। आप जैसे सोचिए, अभी कुछ लोग ग्रुप में, अभी मैं कहता हूं कुछ लोग मिलके हम काम करते हैं, ठीक है जी, अभी कुछ लोग हम मिलके काम करते हैं और वो अब डिवाइड होंगे, तो जैसे ही डिवाइड होंगे तो मुझे बताइए, डिवाइड होंगे तो क्या दोनों के साथ बुरा होगा या नहीं होगा? होंगे, याद रखिएगा। जैसे ही कोई अगर कंबाइंड होके काम करे तो उसका स्ट्रेंथ अभी क्या है, ज्यादा है, और वो जैसे ही डिवाइड होंगे तो डिवाइड होने की वजह से दूसरे को फायदा होने वाला है। फिलहाल इसमें जो फायदा होने वाला है करेंसी का, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो आएंगे ना इसकी वजह से, इसकी सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएंगे करेंसी पे, ठीक है जी। और वो करेंसी की वजह से और उन लोगों के साथ बुरा होते, तो जैसे किसी भी एक के साथ बुरा होता है तो आप एक ही चीज समझ लो, क्योंकि इसके साथ बहुत चीज इंटरलिंक होते। मैंने अभी जैसे एक एग्जांपल दिया है, उनके साथ बुरा होंगे तो हमारे जो यहाँ का बहुत सारे ऐसे बिजनेस होंगे जो उससे क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। यही सेम न्यूज आज से कुछ दिन पहले ग्रीस के रिगार्डिंग था, वही यूरोपियन यूनियन से ग्रीस निकलेंगे या ग्रीस उसके अंदर। सबसे पहले यूरोपियन यूनियन में जितने भी आपका कंट्रीज वगैरह है, स्टेट जो आप कह सकते हो, वो सब मिल के काम करना स्टार्ट किया। उसको आपको ज़्यादा कुछ जानना है तो मैंने बहुत ही सिंपल, मेरे को मिला था कहीं पे वीवीसी के कुछ चैनल पे, वो बहुत अच्छा से लिखा हुआ था, तो थोड़ा सा मैंने कुछ उसमें मॉडिफाई करके मैंने वेबसाइट पे अपना डाल दिया है, ठीक है जी। ये जितने भी इशूज वगैरह है, कौन चाहता है इससे निकले, कैसे हमारा बिजनेस पे इम्पैक्ट होता है, क्या यूरोपियन यूनियन क्या है, ब्रिटेन को निकलने से क्या इम्पैक्ट आएगा, कौन चाहता है ब्रिटेन निकल जाए इसमें से, क्या कहते हैं यूरोपियन यूनियन से, कौन चाहता है कि इसके अंदर यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन अभी भी रहे, क्योंकि ये जो अभी आज का जो वोटिंग है वो जनरल वोटिंग है। जनरल वोटिंग का मतलब, जैसे पब्लिक 2 तरह का वोटिंग करते हैं, एक तो पब्लिक किसी को इलेक्ट करने के लिए वोटिंग करते हैं, और अभी का जो वोटिंग है वो सिर्फ जनरल लोगों को, जो वोटिंग जिसके पास राइट है, उन जनरल लोगों को जो वोटिंग जिसके पास राइट है वो वोट करेंगे सिर्फ 2 चीज, एस और नो,
क्या ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन में रहना चाहिए या यूरोपियन यूनियन में नहीं रहना चाहिए? क्योंकि यूरोपियन यूनियन एक तरह के अभी आपका क्या है, ये कंबाइंड बहुत सारे कंट्री वगैरह जो पहले से थे सब मिलके एक रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे अपने बिजनेस के लिए। उसका रीजन ये है कि हमारे कंट्री में जैसे मान लीजिए यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने मेंबर है, एक तो सब लोगों ने एक ही करेंसी यूज करना, सारे तो नहीं, 28 में से 17 के आसपास जो है वो यूरो यूज करते, बाकी अपने अपने यूज करते। जैसे यूके वाले तो अभी भी क्या यूज करता है अपना, वो पाउंड यूज करते, बट यूरोपियन यूनियन के अंदर है वो यूज करते अपना करेंसी पाउंड। वैसे यूरोजोन का जो करेंसी है वो कौन सी है, यूरो, बट वो सारे के सारे यूज नहीं करते। जो यूरोपियन यूनियन के अंदर जो आप भी 28 है, उस 28 में से 18 या 19 जो है, 17 18 या 19 कोई तीन में से कोई एक डेटा है, 17 या 19 जो है वो अभी यूरो यूज करते। बाकी जो कंट्री वो कौन सी यूज करते, अपने अपने करेंसी यूज करते। बट सबके रूल्स एंड रेगुलेशन, जितने भी बिजनेस का जो जितने भी चीज डिसाइड होगा वो सारे वो मिलके डिसाइड करते। अब जैसे अभी क्या है कि अच्छा ब्रिटेन निकल जाएंगे, तो ब्रिटेन निकलेगा तो उसमें रेस्ट्रिक्शंस आएगा, हम अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बना सकते हैं, हमें यूरोपियन हिसाब से नहीं चलना है, हम लोगों को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, लोगों को हम अपने कंट्री में आने से वीजा वगैरह अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, जो कि अभी की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि सारे तो एक संगठन बोलते हैं ना जी, एक सारे कंट्री मिलकर एक संगठन बनाया हुआ है, यूनियन बनाया हुआ है, अब उसमें से वो डिवाइड होने वाले। तो इससे कुछ दिन पहले जो था वो ग्रीस की बात हो रहा था, क्योंकि ग्रीस का रीजन ये था कि उसने कुछ लोन ले रखा था, आईएमएफ को लोन रिपे करना था, ग्रीस के पास इतना पैसे नहीं था कि वो रिपे कर सकता है। तो वहां पे भी फिर रेफरेंडम ही हुआ होने की बात था कि चलो इनको फिर वोटिंग किया जाएगा, ग्रीस रहेगा यूरोपियन यूनियन में, निकलेंगे अगेन निकलेंगे, तो फिर वहां पे यही हाल होते। क्यों? किसी एक के साथ बुरा होंगे कहीं पे भी, तो एक ही चीज समझना है कि उसकी वजह से सबको इंपैक्ट होता है। ठीक है, जैसे हमारे बिजनेस कैसे इंपैक्ट होंगे, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जिसका बिजनेस कहां से आता है, यूरोप की तरफ से बहुत ज्यादा बिजनेस है। ठीक है, और उसके साथ जैसे कुछ बुरा होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, उसका इमीडिएट इंपैक्ट आता है। ठीक है जी, तो ये सारा चीज है। तो आप थोड़ा अगर जानना चाहोगे तो चले जाइएगा वहाँ पे fmguru.org में कुछ अपडेट्स डाला हुआ है, अपडेट्स पे क्लिक करोगे तो वो 8 10 20 15 पॉइंट उसमें सारे छोटे छोटे पॉइंट में डिस्कस किया हुआ है। पढ़ोगे तो थोड़ा सा जनरल नॉलेज क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएंगे। हाँ, ये सब जनरल नॉलेज की बात है, क्योंकि अगर ऐसे न्यूज वगैरह आता है, अब ब्रेग्जिट सब आपको जितने भी न्यूज बिजनेस चैनल वाले जाओगे, ब्रेग्जिट का डिसीजन देखते हैं, अब ये समझ ही नहीं आएगा क्या है ये ब्रेग्जिट। ठीक है जी, क्या है ये बताओ। बीआर उठाया हुआ है ब्रिटेन से, और एग्जिट क्या, यानी कि ब्रिटेन जो है वो एग्जिट करेगा, तो इसीलिए लोग आजकल शॉर्टकट की जमाना हो चुका है ना जी, हर चीज में क्या ढूंढेगा वो, शॉर्टकट। क्या जरूरत है, ब्रिटेन एग्जिट बोलेगा तो नहीं होगा, बोलिए। ठीक है जी, तो अब ब्रेग्जिट बोलते हैं कि ठीक है डिसीजन ऑन ब्रेग्जिट, इसका मतलब ब्रिटेन एग्जिट करेगा नहीं करेगा इसका डिसीजन है, तो ठीक है समझ जाइए। अब वोटिंग होंगे, वोटिंग का रिजल्ट 7 बजे तक आ जाएंगे, उसका इंपैक्ट हमें मार्केट में कल दिखेगा, उसके उम्मीद पे आज भी मार्केट में वोलेटिलिटी बना रहेगा। ठीक है जी, बढ़े आगे हम लोग। जैसे इस तरीके के न्यूज़ के बेसिस पे कुछ पैसे लगाया जा सकता है। जैसे मैं नॉर्मली इसी तरीके के न्यूज़ पे पैसे लगा देता हूँ, थोड़ा मोटा सा। ठीक है जी, जैसे इस न्यूज़ के बेसिस पे कैसे मार्केट में होते, ध्यान से देखिए। इसमें क्या किया जाता है, 2 शर्त में पैसे लगा दिया जाता है। देख भाई, ऊपर चला गया, एक शर्त है ना वन साइडेड वाले, वन साइडेड शर्त कौन सी है, ऊपर गया तो मेरा, जितना ऊपर जाएगा सब मेरा, नीचे जाएगा तो कुछ नहीं करना, मुझे कुछ देना नहीं है, बट हाँ इसके लिए स्टार्टिंग में कुछ खर्चे करने पड़ेंगे। मान लीजिए इस तरीके के, ये आज का प्राइस है, ऊपर गया तो मेरा, नीचे गया तो नहीं देता, इसके लिए मेरे को 5 रुपये का खर्चा करना पड़ गया, एक कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा भी कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, देख भाई नीचे गया तो मेरा, मैं 2 शर्त लगाऊंगा ना, एक इंसान से लगाऊंगा ऊपर की तरफ शर्त, एक इंसान से लगाऊंगा नीचे की तरफ शर्त। अब नीचे की तरफ शर्त लगाता हूँ और ऊपर गया तो नहीं देना। अब इसके लिए भी मान लीजिए मैंने खर्चे कर लिए 5 रुपये, तो टोटल मेरा खर्चा कितना हुआ, 10। अब मैक्सिमम लॉस मेरा 10 रुपये का हो सकता है सपोज। अब होता क्या है, ये सीधा अप हो गया 25, तो कोई बात नहीं, अब 25 अप हुआ ना, इधर तो कुछ नहीं होगा, इधर देखो कैसे ऊपर गया तो मेरे को तो कुछ देना है नहीं, बट इधर वाले कॉन्ट्रैक्ट में क्या करूंगा, क्योंकि 2 इंसान से कॉन्ट्रैक्ट किया हूं मैं, एक इंसान को बोला हूं ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं लूंगा, और दूसरे इंसान से क्या मैंने शर्त लगाया, नीचे की तरफ जाएगा तब मेरे को चाहिए। ठीक है, तो ऊपर चला गया 25, तो मैंने 25 ले लिया, बट हाँ
इसमें तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि इसमें तो गवाया मैंने, तो कोई बात नहीं, मैंने तो एक को तो सोच ही नहीं रहा, मैं तो दोनों को कंबाइंड में सोच रहा हूं। मैंने खर्चा कितना किया 10 और मैंने लाया कितना 15, 25, हो गया मेरा फायदा। अगर मान लीजिए उल्टा हो जाता किसी रीजन से, क्योंकि ये तो अनसर्टेनिटी बना होते हैं ना जी। आप एग्जिट पोल ठीक है जितना मर्जी कोई कुछ बोल ले, कोई जरूरी था नहीं कि एग्जिट पोल बोलेंगे जो 100% सही होगा। बोलिए आप मुझे। और इस तरीके की न्यूज़ के लिए बहुत सारे एग्जिट पोल वगैरह कवरेज भी नहीं करते। पॉलिटिशियन वाले वगैरह के लिए तो बहुत सारे कवरेज करते हैं, बट इस तरीके के लिए ज़्यादा कवरेज भी नहीं करते। तो अब ये सिर्फ रीजन होते हैं। तो अब देखिए, मान लीजिए बुरा चला गया 20 रुपये, तो सॉरी नीचे चला गया 20 रुपये, तो तब भी मेरे को फायदा है। कैसे बताओ? 20 रुपये मैं लूंगा, नीचे की तरफ शर्त लगाया था कि लूंगा, हाँ इसमें क्या होगा नीचे की तरफ, ये तो गया मेरा, तो कोई बात नहीं, मैंने टोटल 20 लाया, मैंने टोटल खर्चा कितना किया था 10, तो अभी भी क्या है मेरे लिए फायदा। और मान लीजिए मूवमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा? नहीं 10 डूबेगा तो सही, बट 10 डूबने के लिए अभी टाइम है। अभी हाँ, अगर आज होता लास्ट थर्सडे एक्सपायरी का, आज लास्ट थर्सडे होता तो फिर ये स्ट्रैटेजी बेकार था, ठीक है। बट अभी एक्सपायरी नहीं है, शर्त जो लगेगा, हाँ जैसे आज के लिए लास्ट शर्त होता, जैसे मैं मान लीजिए मैं इस मैच पे मैं शर्त लगा रहा हूं, और ये मैच अगर मान लीजिए आज ही खत्म हो जाता तो आज ही हमारा अप और डाउन डिसीजन हुआ, नहीं मूवमेंट हुआ, सारे पैसे क्या हो गए मेरे, डूब गए। बट अभी रिजल्ट आना बाकी है, मतलब मेरा जो शर्त लग रहा है किस दिन के लिए लग रहा है, शर्त जो लग रहा है, मैं कह रहा हूं 25 रुपये अप होगा, सॉरी अप होगा या डाउन होगा, तो एक दिन के लिए थोड़ा ना शर्त लग रहा है ये शर्त तो कब के लिए लग रहे हैं, सोचो, लास्ट थर्सडे के लिए। मैं इसलिए अभी बोल देता हूं ना, क्योंकि कुछ कुछ चीज माइंड में होते हैं ना, तो वहां पे बहुत डिफिकल्ट नहीं लगता डेरिवेटिव जो है, क्योंकि वहां पे आप लोग लिखने क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हो, अभी इसको ट्रेडिंग के नजरिए से समझते हो, और ट्रेडिंग के नजरिए से एक बार समझ लेते हो तो अपने आप वो माइंड में सेट हो जाता है। जैसे अगर हाँ मैं ये जो कुछ चाइनीज बोल रहा हूँ अगर ये ना समझ आ रहा है तो मैं इस पर डिस्कशन ना करूँ, ये चाइनीज समझ आ रहा है जो मैं अभी बोल रहा था। अब मैं तो बिल्कुल लेमैन के लैंग्वेज समझते हो ना, जनरल बोलचाल, और ऐसे बोलूंगा तो समझ आ ही जाना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ टेक्निकल लैंग्वेज वगैरह यूज कर नहीं रहा। अब होता क्या है, मैंने आपको कल भी बताया था कि जितने भी शर्त लगते हैं डेरिवेटिव मार्केट का, वो शर्त कब तक के लिए लगते हैं, लास्ट थर्सडे ऑफ ईच मंथ। तो इसका जो लास्ट थर्सडे बनते हैं ना इस मंथ का, वो आज नहीं है, आज थर्सडे है बट आज नहीं इसका लास्ट थर्सडे, अगले दिन है। तो क्या होगा फायदा, देखिए मान लीजिए मार्केट में मूवमेंट नहीं होता कल, तो क्या ये 5-0 हो जाएगा? नहीं ना, क्योंकि अभी भी तो शर्त चल ही रहा है, कौन सी दिन के लिए, लास्ट थर्सडे के लिए शर्त तो अभी भी चल रहा है। हाँ ये 5 से पहुंच गया, अब थोड़ा सस्ता हो जाएगा शर्त, 5 रुपए का खर्चे में शर्त लग रहा था, अब कितने रुपए खर्चे में लगेंगे, हो सकता है 3 रुपए के खर्चे में। तो क्या फायदा होगा, मैंने 10 रुपये लगाया था, अब मैं कहता हूं नहीं मेरे को शर्त से बाहर निकलना है, तो बाहर निकलना है तो पहले पे किए थे ना, तो अब रिसीव करके बाहर निकल जाओ। तो 5 रुपये पे कर दिया था, 3 रुपये रिसीव करके मैं बाहर निकल गया। पहले मैंने 5 रुपये पे किया था तो 3 रुपये रिसीव करके निकल गए, तो मैं 6 रुपया लेके तो निकल गया, मेरे को नुकसान कितने का हुआ, 4 का। तो नुकसान की चांसेस थोड़ा सा क्या होते हैं, कम होते हैं, कमाने की चांसेस ज़्यादा होते, ठीक है जी। तो इस तरीके का है, तो मैं थोड़ा सा देखूंगा, अगर आपको लगे कि आप इसको समझ पा रहे हो तो मैं आपके टाइम पे 10-15 मिनट ट्रेडिंग में लगा दूंगा, क्योंकि वैसे ही मैं पैसे लगाऊंगा आज, तो आज लगाऊंगा तो आपके सामने ही लगा दूंगा। हाँ नहीं ऐसे न्यूज होते तो लगा देते, क्या दिक्कत है, मान लीजिए नहीं भी मूवमेंट होते किसी रीजन से, वैसे मूवमेंट तो होने की चांसेज है ही, अगर अच्छा होगा तो अप तरफ की तरफ जाएगा, बुरा होगा तो डाउन साइड की तरफ जाएंगे, ठीक है जी। हाँ जी, प्रॉफिट का पार्टी 50,000 से ऊपर होगा तो देंगे। हाँ नहीं तो उसके लिए हम ऐसा थोड़ा नहीं कि 5,000 लगा के हम आपको बोलेंगे 50,000 का फायदा हो जाएगा, लगाएंगे भी 1 लाख के आसपास लगाएंगे, तो 1 लाख में 50,000 कम ही होता है, ठीक है जी। चलो आगे देखिए हम लोग, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ टर्म्स वगैरह था, सबसे पहले तो हम ट्रेडिंग कर कैसे सकते हैं इसको मैं लिखवा देता हूँ, उसमें जो था T+2 और इंट्राडे, चलो ये सब तो मैं ट्रेडिंग के लैंग्वेज में लिखवा दूंगा। चलो आइए इधर आ जाइए, कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा पहले ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, हाउ टू ट्रेड इन एक्सचेंज, कैसे ट्रेड एक्सचेंज में हम लोग ट्रेड करेंगे।
as per SCRA 1956, nobody can trade in exchange without help of broker. यानी कि आपको इंटरमीडिएरी किसको रखना पड़ेगा? ब्रोकर को रखना ही पड़ेगा। और ये ब्रोकर जो है ये अपने अपने तरीके से रास्ते चैनल बना के देंगे एनएससी तक पहुंचने के लिए। Hence, first we have to open trading cum डीमैट अकाउंट। ट्रेडिंग कम डीमैट अकाउंट बोलना, आप सिर्फ डीमैट मत बोलो, क्योंकि सिर्फ डीमैट रहेगा तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। जब तक वो ब्रोकरिंग का परमिशन नहीं लेगा तब तक वो ट्रेडिंग नहीं करवा सकता। वैसे आज के डेट पे जितने पे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं सारे आपको ट्रेडिंग का ऑप्शन दे सकते हैं, क्योंकि वो सारे ब्रोकर भी है। तो ट्रेडिंग कम डीमैट अकाउंट। For this, we can select any one broker. एनी वन ब्रोकर कम डीपी भी बोलना पड़ेगा। ब्रोकर ही सिर्फ नहीं होते, वो ब्रोकर भी होते हैं। ब्रोकर का राइट है ट्रेडिंग अकाउंट देने का, एंड डीपी का राइट होते हैं डीमैट अकाउंट का। ठीक है जी। तो आप देखते हो जो भी आपका ब्रोकर वगैरह आके आपको जो फॉर्म साइन करवाएंगे उसमें देखिएगा 1 2 नहीं 25 साइन करवाते हैं आपसे। तो वही चीज़ तो है। कुछ आपका डीमैट के लिए उसमें कॉन्ट्रैक्ट का कुछ उसमें रेस्ट्रिक्शंस वगैरह है, कुछ एनएससी बीएससी का है जो आप एज ए एक्सचेंज के थ्रू कर रहे हो। तो ये सारा चीज़ है। फॉर दिस वी कैन सिलेक्ट एनी वन ब्रोकर कम डीपी कर देता हूं मैं। ये ब्रोकर कम डीपी, ये ब्रोकर भी होते हैं और ये क्या होता है, ये डीपी भी होते हैं। डीपी का मतलब यहाँ पे ब्रोकर वो है, देखिए ब्रोकर वो है जिसने परमिशन ले रखा है। ये ऐसे नहीं मिल जाते ब्रोकिंग का लाइसेंस। उसके लिए पहले एक एग्जामिनेशन होते हैं, वो एग्जामिनेशन पहले पास कीजिए, फिर उसके बाद कुछ पैसे वगैरह का कुछ सिक्योरिटीज मनी वगैरह होते हैं, वो सिक्योरिटीज मनी आप डिपॉजिट कीजिए एनएससी के, और फिर जाके उसके बाद आपको ब्रोकिंग का लाइसेंस मिल जाएगा। फिर आप अपना बिजनेस जो है अपने तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलप करवाइए और अपने तरीके से लोगों को आप अपना आईडी वगैरह प्रोवाइड करना स्टार्ट कीजिए। अगर कोई कल के डेट पर डिफॉल्ट करता है तो इसका जिम्मेदारी किसको लेना है, आपको लेना है। वैसे इस चीज़ के बचने के लिए पहले से ही सिक्योरिटी मनी लेते, और वो सिक्योरिटी मनी दोनों के पास जाता है, कुछ एनएससी के पास जाता है, कुछ ब्रोकर के पास जाते हैं। तो ये सब मैं बताऊंगा आपको उसके साथ वहां पे। ब्रोकर who takes permission to open एक मिनट who takes permission from, किससे परमिशन लेता है, परमिशन फ्रॉम एक्सचेंज, ये एक्सचेंज से परमिशन लेते। who takes permission from exchange to open trading account of कस्टमर का ट्रेडिंग अकाउंट खोल के देने का जो परमिशन लेते वो होते ब्रोकर। डीपी का मतलब है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये कौन होते देखिए, who takes
ये परमिशन लेता है किससे? हु टेक्स परमिशन फ्रॉम, किन से जी? डिपॉजिटरी से, डिपॉजिटरी से। हु टेक्स परमिशन फ्रॉम डिपॉजिटरी टू ओपन डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट ऑफ कस्टमर। अब इसको अगर जानना है कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, तो डीमैट अकाउंट बहुत आसान सी चीज़ है। डीमैट अकाउंट को मैं लिख देता हूँ, दैट इज बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट टू होल्ड securities, to hold securities in इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जिसको डीमटेरियलाइज फॉर्म भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट कर देता हूं, डी मटेरियलाइज, थोड़ा छोटा हो गया, डीमटेरियलाइज सिक्योरिटीज। ठीक है जी। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी रहता है कि अच्छा सर, मेरे पेरेंट्स ने ना, पापा ने कभी ख़रीदा था इस बैंक का शेयर, अभी तक फिजिकल फॉर्म में, कभी जाकर ढूंढते हैं ना मिल जाता है, सर अब इसको कैसे करें? बहुत आसान तरीका है। वो शेयर आप जाइए इसी ब्रोकर को बुला के, जिससे आपने अकाउंट ओपन करवाया है उसको बुलाइए, उसको एक फॉर्म फिल कीजिए, डीमटेरियलाइजेशन फॉर्म होते हैं, उसको वो शेयर हैंड ओवर कर दीजिए। अब उसका काम है, वो तो क्या करेगा, वो डीमटेरियलाइज करेंगे, फिर वो हैंड ओवर करते हैं डिपॉजिटरी को, उनके पास जाएगा, फिर वो किसको हैंड ओवर करते हैं? डिपॉजिटरी को। और डेटाबेस कौन मेंटेन कर रखा है? डिपॉजिटरी। उस शेयर को डिस्ट्रॉय करेंगे, वो अपने डेटाबेस में ऐड करेंगे कि इतना शेयर इसके नाम पे है, वो फिर किस फॉर्म में हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। जितने भी डीमटेरियलाइज करवाने का काम है, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का काम है। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपका कहाँ तक पहुँचाते हैं? ये डिपॉजिटरी तक, क्योंकि डीमटेरियलाइज फॉर्म में डेटाबेस मेंटेन करने वाले कौन है आज के डेट पे? डिपॉजिटरी है। ये रहा डिपॉजिटरी। अगर अब आपको डिपॉजिटरी का लिखना है तो ये भी लिख लीजिए। डिपॉजिटरी कौन है? देखिए डिपॉजिटरी कौन है बताइए? ये एक कंपनी है, ये एक कंपनी है। जो आज के डेट पे हमारे यहाँ पे दो डिपॉजिटरी है, NSDL एंड CDSL। ठीक है जी। डिपॉजिटरी जो है ये कंपनी है, कंपनी who keeps record of securities issued by बॉडी कॉर्पोरेट। जिसने भी सिक्योरिटीज इशू कर रखा है उसका जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं वो कौन है? डिपॉजिटरी। कौन कौन यहाँ पे? करेंटली there are 2 depository in India। कौन कौन है बताइएगा? एक है NSDL, क्या है इसका फुल फॉर्म? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये हाँ जी, नहीं फिजिकल उसको कैसे पता है?
फिजिकल वाले को उनको पता ही नहीं होता। होते हैं, अभी डीमटेरियलाइज इतना हो गया, मान लीजिए कंपनी को पता है इतना नंबर ऑफ शेयर मैंने इशू किया, ठीक है, इतना नंबर ऑफ शेयर इशू किया, इतना नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में आ गए, तो कंपनी को पता है इतना अभी तक भी क्या है फिजिकल फॉर्म में। बहुत बार नोटिस भेजते हैं कंपनी की डीमटेरियलाइज करवा लो। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस टाइम कंपनी वो बचपन में कभी गवर्नमेंट सर्विस में होंगे, कभी होंगे, किसी ने बोल दिया होगा, बाई कर लिया होगा, अब वो जो एड्रेस उस टाइम दिया होगा कंपनी को वो एड्रेस कुछ और होगा, अभी एड्रेस चेंज हो चुके होंगे। ऐसा नहीं है कि जितने शेयर होल्डर है सबके लिए आज के रेट पे कंपनी नोटिस भेजते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कंपनी एक्ट में, जब भी एजीएम होते हैं हर बार हर शेयर होल्डर को क्या जाता है, नोटिस जाते। अब वो जाता भी होगा, उनको सब चीज़ है, बट उनका एड्रेस ही क्या है, अब ट्रेसेबल नहीं है, क्योंकि वो उस टाइम कुछ एड्रेस दे दिया होगा, क्योंकि सीरियसली तो किसी ने बाई किया नहीं होता है। मैं सीधी सी बात बताऊं, किसी के पेरेंट्स आज से मान लीजिए 25 साल पहले कोई एक शेयर खरीद लिया, तो दोस्तों लोगों ने बोला होगा अच्छा ऐसा आईपीओ इशू आ रहा है, चलो लगा दो 2-4-10 हज़ार रुपये लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। हो सकता है 10,000 आज के जो है 10 लाख हो चुके होंगे, 1 करोड़ हो चुके हैं, 10 करोड़ हो चुके होंगे, बट कुछ लोगों को पता भी नहीं होता है। ठीक है जी, ऐसे है। पिछले बैच में कुछ ऐसे थे, ये क्या कहते हैं, कौन सी स्टॉक का था इसका शेयर, एक कोई कंपनी था, ठीक है जी, उस कंपनी का शेयर शायद आई थिंक 1,000 रुपये था। अब वो कहते कितने में बाई किया है वो नहीं पता, बट उसका शेयर प्राइस 1,000 का, वो आई थिंक 500-600 के आसपास कुछ शेयर प्राइस था। कहते कितने में खरीदा नहीं पता, बट आज 600 का प्राइस है। ठीक है जी, तो जितना है अब आप उसको कीजिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं डीमटेरियलाइज करवाता हूँ। तो ऐसे होते हैं, तो उन लोगों का एड्रेस कुछ और दिया होता है और आज के रेट पे ट्रेसेबल भी नहीं होता है, तो इसीलिए कंपनी को भी ये मान के चल रहे होते हैं। जैसे बहुत बार उन लोगों का डिविडेंड भी नहीं जा पाता है। अब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, एड्रेस कहाँ है पता ही नहीं है, हम भेजते हैं नोटिस वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है, और ना तो कभी उन्होंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश किया और ना तो कभी उसने जानने की कोशिश किया। अब क्या वो नहीं, कंपनी जानना चाहता भी है तो कंपनी पहुंच ही नहीं पा रहा है। हाँ, एक तो ऐसा भी सिचुएशन था, जो कंपनी पहले थे वो कंपनी किसी कंपनी में मर्ज भी हो गए और अभी तक उसको किसका शेयर होल्ड किया हुआ है, पुराने वाले कंपनी का। कहते सर अब कुछ हो सकता है, ऐसे भी सिचुएशन था एक बार। कहते सर क्योंकि जब ये पढ़ते ना तब जाके घर पे कभी मिला तो देखते अरे ये तो सर्टिफिकेट हमारा फिजिकल फॉर्म में, तब उसको याद आते। तो कहता अब क्या करूं, तो वो जिस कंपनी को जाके ढूंढा, मैंने बोला कोटेशन देखो एनएससी बीएससी किसी न किसी के साइट पे मिल जाएंगे अगर लिस्टेड होंगे तो। ठीक है, तो लिस्टेड तो था। कहते बट सर हमने इसका हिस्ट्री देखने गया, ये तो मर्ज हो चुका है इस कंपनी में, अब क्या करें। हमने बोला कि अब देखो मर्ज हो चुका है तो अब इसके लिए अब मैं कुछ नहीं आंसर दे पाऊंगा, क्योंकि जिस टाइम शेयर इशू किया होगा उस टाइम ऐसा नहीं कि आपको नोटिस नहीं आए होंगे, सब चीज़ आए होंगे, बट आप उस टाइम एक्टिव नहीं थे। अब एक बार ट्राई कीजिए, देखिए या क्या कहते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को याद कीजिए कुछ ऐसे क्या क्या रूल होते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन अगर फेस किया नहीं है तो हमें इसके रिगार्डिंग नहीं पता। क्योंकि जो नहीं पता अब इसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है। टीचर है तो इसका कोई ये जरूर मतलब थोड़ा नहीं कि हर सिचुएशन को आप फेस किए होगे। ठीक है जी, हाँ इतना चीज़ है कि जो जानते हैं उतना मैं आपको शेयर कर दूंगा, जो मुझे नहीं जानना, मुझे नहीं पता, हो सकता है मेरे को भी जानने की जरूरत पड़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो अब कौन सी आएगा, CDSL ना जी। ये देखिए CDSL ये क्या है बताइए, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज, नहीं यहाँ पे सर्विसेज है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है जी, CDSL। तो यही होते हैं कि अब जिसको भी आज के डेट पे डीमैट में डीमैटलाइज फॉर्म में शेयर इश्यू करना होता है तो इन लोगों को यहाँ तक पहुँचना ही पड़ते हैं। अल्टीमेटली शेयर का रिकॉर्ड यही रखिएगा। जैसे आज के डेट पे देखिए, आपको जैसे अभी आपको जब अकाउंट ओपन होते तो विदाउट चेक अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। उसका रीजन है, कुछ लोग को लगता है कि नहीं ब्रोकर तो मुझे परेशान कर रहा है, नहीं ना, वो सेबी एक्ट में नहीं लिखा है विदाउट आपका जो चेक होंगे वो अकाउंट ओपन ही नहीं हो सकते। रूल्स में ही लिखा है, तो कैसे बिना चेक का अकाउंट ओपन कर देगा। आप कुछ लोग क्या सोचेंगे, सर चेक ही देना है ना मुझे, मैं एक काम करता हूँ मैं अपने पेरेंट्स का चेक देता हूँ। नहीं दे सकते आप, क्योंकि अभी देखिए ना क्या क्या इशू आता है। अब जैसे आपका अगर डीमैट अकाउंट है, इसका मतलब वही एक मेंबर्स का, जो जितने भी आज के डेट पे कंपनी का जो ओनर है उसका रिकॉर्ड ही वही है। अगर कल के डेट पे कुछ भी करना होगा तो जैसे आपका ईमेल आईडी एक जो जाएगा उसी पे आपका मेल आएगा, कुछ भी है। मान लीजिए कल के डेट पे नोटिस, अगर किसी कंपनी का एजीएम होना है उसका नोटिस आना है ना, आपका जो अभी मेल आईडी रजिस्टर्ड होंगे उसी मेल आईडी पे आपका नोटिस आएगा।
ठीक है जी। जैसे अभी जो बैंक अकाउंट आपका लिंक होंगे डीमैट अकाउंट से, क्योंकि सिर्फ डीमैट अकाउंट से काम नहीं चलता है, अभी मैंने जो बोला है याद रखना, जितने भी लोग आपको ट्रेडिंग कम डीमैट अकाउंट ओपन करके देते हैं उनके पास, उन पे आरबीआई का भी गाइडलाइंस एप्लीकेबल होता है, क्योंकि वो आपका कैश भी होल्ड करता है। नहीं समझे? बोलने के लिए तो हम ब्रोकर कम डीपी बोल देते हैं, बट एक तरीके से देखा जाएगा तो ये बैंकिंग एक्ट पे भी इस पे एप्लीकेबल होता है। इसलिए होता है क्योंकि आप देखिए ये तीन चीज है। मैं अगर शेर खान को अभी पैसे देता हूं तो मेरे 1 लाख रुपया किसने होल्ड कर रखा है? मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपया आज डिपॉजिट किया, 1 लाख रुपये किनके पास है? शेर खान के पास है। अगर मान लीजिए आपका ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पैसे नहीं आता तो याद रखना ये आपको चेक इश्यू करके पैसे देते, आप इनसे चेक भी ले सकते हो, इनके पास चेक इश्यू करने का भी राइट है। तो मुझे बताइए चेक कौन इश्यू कर सकता है? मान लीजिए आपने पैसे दिया शेर खान को, अब उनको पैसे आपको वापस आइए, कैसे लोगे आप बताइए? एक तो आज के रेट पे चलो इलेक्ट्रॉनिकली होता है सारे, वो एनईएफटी कर देगा आपके अकाउंट में, ठीक है, जो भी कुछ है, या आपका ऑनलाइन अगर इलेक्ट्रॉनिक में नेट बैंकिंग अगर एक्टिवेट है तो सीधा नेट से ही आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है जी, वो एनईएफटी वो डायरेक्टली हो जाएगा। 1 घंटे 2 घंटे लग जाते हो, टाइमिंग डिफरेंस है। बट अगर बोलोगे तो अब मान लीजिए कुछ अगर ये मेरे 1 लाख रुपए के साथ फ्रॉड करना चाहे तो मान लीजिए मैंने किसी घटिया ब्रोकर को मैंने पैसे दे दिया, अब वो ब्रोकर उस पैसे के साथ अगर कुछ इधर उधर करते तो मुझे बताइए कौन सी एक्ट, उस पे कौन सी एक्ट के तहत वो गिल्टी यानी कि वो डिफॉल्टर माना जाएगा? और देखो क्योंकि वो मेरे कैश को कर रहा है, तो याद रखिएगा जितने भी बैंक का रूल्स वगैरह है वो सारे इस पे भी एप्लीकेबल होते, ये चीज याद रखिएगा। क्योंकि अब देखिए मैंने 1 लाख लगाया था, रखा था, तो ये एज ए बैंकिंग एक्ट के तहत उसके पास बैंकिंग का भी राइट है। अब ऊपर से आइए, मैं कहता हूं इसके बाद मैंने शेयर खरीदा, इसमें से 50,000 का शेयर खरीद लिया, तो अब मेरे पास ये पैसे कितने बचे होंगे? 50, तो ठीक है 50,000 कैश में बचा है, और अब वो 50,000 का मैंने क्या किया? शेयर खरीद लिया। मान लीजिए आपने इन्फोसिस का शेयर खरीद लिया, तो मुझे बताओ ये जो इन्फोसिस का शेयर आपने बाई किया, क्या वो इन्फोसिस का शेयर होल्ड नहीं करोगे? तो होल्ड करने के लिए आपके पास शेयर अकाउंट तो होना चाहिए। वो शेयर अकाउंट कौन सी है? डीमैट। और डीमैट अकाउंट वही ओपन करके दे सकते हैं जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। अब आइए, अब मान लीजिए ये इन्फोसिस का शेयर, दो चैनल था इसको बाई करने का। एक चैनल तो ये है कि आप खुद ट्रेडिंग मत करो, ब्रोकर को ही बोल दो, जिसको ऑफलाइन ट्रेडिंग बोलते हैं। ऑफलाइन ट्रेडिंग आप ब्रोकर को फोन करके बोल दीजिए मेरे बिहाफ पे आप ट्रेड कर दो, तो आपके डीमैट अकाउंट के लिए वो ट्रेडिंग कर देगा और आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये ऑफलाइन ट्रेडिंग है, कोई जरूरी नहीं आपका खुद का ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, बट हाँ आपके बिहाफ पे कोई ट्रेड करेगा तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज खुद ट्रेडिंग नहीं करता, कहते हैं हमें पता ही नहीं चलता है, हम इतना मार्केट का न्यूज नहीं देख सकते, हमें नहीं पता कौन से शेयर अप होंगे कौन से शेयर डाउन होंगे। वो कहता है हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो क्या करना है, हम तो ब्रोकर को बोलते हैं जिसमें फायदा होने वाले वो ट्रेड कर दो, ठीक है जी, कर दिया वो। अब मुझे बताइए डीमैट अकाउंट भी हो गए, अब ट्रेडिंग, अब ऑफलाइन ट्रेडिंग करवाना है तब तो ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत नहीं है आपको, बट आप खुद ट्रेडिंग करना चाहते हो, खुद पार्टिसिपेट करना चाहता हूं उस बिडिंग के अंदर, बोली के अंदर खुद पार्टिसिपेट करोगे तो क्या चाहिए अब आपको? ट्रेडिंग। और उसके लिए कहां जाना पड़ेगा? बोलो 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 बोलो। फिर ब्रोकर के पास। अब वो ब्रोकर कौन हो सकते हैं? जिसने एनएससी और बीएससी से परमिशन ले रखा होगा। अब फिर वो कौन हो गया? ब्रोकर। यानी कि ये सारा चीज का कॉम्बिनेशन से हमारा ट्रेडिंग होता है। कुछ पूछना है इसमें? हाँ, ऑफलाइन ट्रेड करते हैं। किसने बोला? किसने बोला? गलत। वो पहले आपको बता देते हैं कि हम क्या ट्रेड कर रहे हैं आपके लिए, वो पहले बोल देते हैं। और जितने भी होते हैं ना कॉल कहता है, ठीक है। जैसे आप लोग भी अगर कोई ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाओगे तो देखिएगा वो ब्रोकर का कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आज ना ऐसा न्यूज आने वाला है, हमें लगता है ये होगा, आप अगर लगाना चाहोगे तो देखिए रिस्क तो है, रिस्क थोड़ा सा कम है, तो चलो बताओ कितने पैसे लगा दूं, इतने शेयर में आपके बिहाफ पे इतने रेट पे बाई कर दिया, वो आपको बता देंगे। और कल अगर मान लीजिए ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाते हैं, तो आपका है ना, वो उसने तो आपको सजेस्ट किया था, सजेशन हो सकता है उसका क्या सही भी हो सकता है उसका सजेशन गलत भी हो। और मार्केट में कोई भी ऐसा इंसान आज तक पैदा नहीं हुआ है जिसका 100% जो एक्सपेक्टेशन होगा वो सही हो जाएगा। कोई भी इंसान आज तक पैदा ही नहीं हुआ, सीधी सी बात ऐसे समझ लो आप। नहीं तो जब CNBC आवाज़ वगैरह शाम को एक बार बस देख लो आप, 10:30 पे बस देख लीजिए, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। 10:30 पे सारे सीरियल बंद हो चुके होते उस टाइम तक, ठीक है, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। 10:30 पे आप क्या कीजिए, ओपन क्या कहते हैं CNBC आवाज़ आधे घंटे के लिए देख लीजिए, आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा, कौन सी एक्सपर्ट क्या बोलता है, आज आपको क्या बताया है कल के स्ट्रैटेजी, और कल जाके फिर मार्केट से नोटिस करना, उसमें से 50% तो गलत ही होगा। वो कहता है ऐसे होना चाहिए, उसका अपोजिट ही होगा, और 50% का क्या हो जाएगा, मैच भी हो जाएंगे। तो ये सारा चीज़ है। बहुत बार मैच होने का रेशियो ज़्यादा होता है,
क्या कहते हैं, ना मैच होने का रेशियो कम होता है, तो मेन रेशियो पे होते हैं। जैसे बहुत बार ये ब्रोकर आपको कॉल देंगे कि देखो हमारा जो सक्सेस रेशियो है ना वो 60% का है, हमारा सक्सेस रेशियो 70% का है, हमारा सक्सेस रेशियो 80% का। वैसे 80 बोलने वाले तो नहीं मिलेगा कोई, ठीक है जी। अगर बोल रहा है तो समझ जाना थोड़ा बहुत फेंक रहा है वो। 80% का सक्सेस रेशियो अगर किसी का मार्केट में हो गया ना तो वो हर महीने करोड़पति रहेगा। सिर्फ जाना है उसको किस मार्केट, किस रास्ते को यूज करना है, डेरिवेटिव मार्केट को यूज करना है, ठीक है, कैश मार्केट को नहीं। डेरिवेटिव मार्केट में आपने देखा था कैश मार्केट का 2% का मूवमेंट, डेरिवेटिव मार्केट का 50-100% का मूवमेंट हो जाता है। तो डेरिवेटिव मार्केट में 50-50-100-100% आप एक दिन में कमा सकते हो जब 2% का मूवमेंट है। और किसी स्टॉक में अगर गलती से 10% मूवमेंट हो गया तो उसका तो 500-1000% का मूवमेंट होता है। ऐसे भी हमारे पास उसमें स्क्रीनशॉट अभी पड़ा हुआ है जो 90,000% का मूवमेंट एक एक दिन का है। कुछ लोग सुन के ही चौंक गया होगा, सर ये कौन सी चाइनीज बोल दिया आपने। मैंने ये वाले चाइनीज बोला, ये देखिए क्या हो गया। अभी कुछ चाइनीज बोला था ना मैंने, ये देखो ब्लैक मंडे 24 अगस्त 2015। ब्लैक मंडे इसलिए था क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउनफॉल था, इसलिए सब उसको बोलते थे ब्लैक मंडे आज। ये देखिएगा ब्लैक मंडे का मूवमेंट आप अगर देखना पसंद करोगे तो देखिए, जिस दिन पे मार्केट में कुछ मूवमेंट था, ये देखिए बैंक निफ्टी कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है 27 अगस्त वाले कभी का पीछे का। ये पी का मतलब होता है पुट, डाउन साइड के लिए जिसने भी पैसे लगाया था एक तरफा फायदा जो जिसका था। ये देखिए 90,000% का एक दिन में प्रॉफिट। कुछ लोग सोच रहे हो ये हो क्या रहा है, 5 पैसे की चीज 45 रुपीज पे पहुंच गया। 5 पैसे जिसके लिए लोगों ने शर्त में पैसे लगाया था उसने क्या कर लिया, 45 रुपीज कमा लिया। जैसे होता है ना, मान लीजिए शर्त लग रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, लास्ट का 1 ओवर बचा हुआ है, 6 बॉल, ठीक है जी, 36 नहीं 40 रन बनाने हैं उनको। अब बोली लग रहा है, पैसे में बोली लग रहा होगा। समझ ही नहीं आ रहा है मैं चाइनीज क्या बोल रहा हूं। चलो मैं जो पूछा उसका आंसर दीजिए, देखता हूं किस किस का इंटरेस्ट है इस पे। मैंने बोला अभी कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है, ठीक है जी, होने वाला क्या है, चल रहा है, अभी चल रहा है, मान लीजिए चल रहा है अभी, ठीक है जी। अब मुझे बताइए इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, अब मैं हारने वाले में बोली लगा रहा हूं, ठीक है, एक 6 बॉल बचा हुआ है और 40 रन उनको बनाने हैं, क्या होंगे अब बताइए, क्या होगा बताइए। अब हारने में मैं बोली लगाऊं तो हारने का बोली तो कंफर्म है। मान लीजिए अब जीतने वाले के लिए अगर कोई बोली लगा रहे, ठीक है, जीतने वाले कि इंडिया जीतेगा इसकी बोली है, तो 5-10 पैसे तो खर्चा करेगा क्योंकि जीतना तो है ही नहीं, जीतना तो है ही नहीं। मान लीजिए मैंने 10 पैसे 15 पैसे 5 रुपए भी दे दिया तो उसके लिए भी क्या है, फालतू का ही खर्चा है, क्योंकि 40 रन 6 बॉल कैसे बना लेंगे। अब होता है अनहोनी स्टार्ट होता है। अब वाइड हो गया, दो नो बॉल हो गए, उसी में एक फ्री हिट भी मिल गया, उतना ही नहीं 6, जैसे अब देखा था ना, किसका था, न्यूजीलैंड का था, या अभी जो T20 में लास्ट के जो 1 ओवर जो, अच्छा वेस्ट इंडीज का था, हाँ जी वेस्ट इंडीज वाले का, नहीं अब भूल जाते हैं ना उतना मेरे को, हाँ वेस्ट इंडीज वाले का देखा था लास्ट ओवर में कैसे था, इमेजिन भी नहीं कोई कर सकता था, वैसे हो गया। तो वही सारा चीज, वही सिचुएशन जो अभी बोल रहा हूँ, इसी तरीके का तो सिचुएशन था। अब मान लीजिए हमने 5 रुपए खर्चे कर लिया, क्यों, इंडिया तो हारना क्या है, जीतना तो है ही नहीं, जीतने के लिए मैं बोली लगा रहा हूँ, और हो क्या गया, जीत गया। अब क्या होगा बताइए, वो 5 पैसे या 5 रुपए लगा के कितना कमा लूंगा पता नहीं है। तो वही चीज यहां होता है, एकदम अनहोनी हो जाते हैं। तो 5 पैसे किसी ने खर्चा किया होता है, ये देखो एलटीपी तो समझते हो ना, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, डिफरेंस आपको पता है, डिफरेंस होता है चेंज। देखिए 45 रुपये 95 पैसे चेंज होके 45 पे पहुंचा है, परसेंटेज चेंज है 89,900 एक दिन का। चलो एक को छोड़ो, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखते जाइए आप, कितने परसेंट है, 21%, 17,000%, 15,000%, 15, 12, 11, 7,000%। मान लीजिए एक के साथ कुछ एक डेटा में मान लीजिए टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकता है, इतने डेटा, ये देखो, ये देखिए इतना ही नहीं, ये तो एक पेज था, दूसरे पेज पे आइए,
दूसरे पेज पे देखिए 8000%, 6000%, ये सारे कमाने वाले का रेशियो है। एक दिन के अंदर जो ब्लैक मंडे था, जिस दिन मार्केट जो 6% का निफ्टी डाउन हुआ था, ये देखो, ये है डेरिवेटिव मार्केट। समझ आया? 4000, 5000, अभी तक 3 पेज आपका खत्म हो गया। देखिए 3 पेज तक का प्रॉफिट कितने परसेंट है? 5000%। आप समझिए जिसने 1 लाख लगाया वो कितने कमाए, जिसने 1000 लगाया उसने कितना कमाया। 1000 का कर लीजिए, 5000% कितना होता है? 1000 प्लस 5000% प्लस इक्वल टू, बताइए 1000 लगा के 52,000 लेके आ गए। समझ में आ रहा है आपको? ये होता है डेरिवेटिव मार्केट। अब बढ़े आगे हम लोग, ठीक है जी। अब ध्यान ही नहीं, इतना चीज दिखाने के बावजूद भी आप लोगों को 2-4 को देख रहा हूँ, कंसंट्रेशन नहीं होता है, क्या बोले अब। चलो, इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है। देखिए कहीं कोई भी चीज़ ऐसा चीज़ नहीं है जो पहले से बन के आएंगे। जिस चीज़ को हम जितना इंटरेस्ट से समझने की कोशिश करते हैं उतना होते हैं। बहुत स्टूडेंट कहते हैं सर हम जो पढ़ते हैं ना भूल जाते हैं, हमारा ना दिमाग थोड़ा कमज़ोर है। कोई दिमाग से कमज़ोर नहीं है आपका, आपका कंसंट्रेशन कम है। जिसको लगता है ना कि मेरा दिमाग कमज़ोर है, मैं जो पढ़ता हूँ मैं जल्दी से भूल जाता हूँ। सोचिएगा किसी फिल्म का डायलॉग आपको याद होंगे, वो फिल्म में कोई कुछ चीज़ बोला है वो अभी भी याद होगा। अच्छा इस सीरियल में इसका क्या नाम है वो सब याद होगा। बताओ इतना ही भूलने का अगर बीमारी होता आपको, अगर दिमाग आपका काम नहीं कर रहा तो ये सारी चीज़ कैसे याद है आपको? बताइए, उस पर इंटरेस्ट है आपको। अच्छा वो सलमान खान ने क्या बोला था, अच्छा मैं कमिटमेंट करता तो अपने आप का भी नहीं सुनता, ये किसका डायलॉग है, ये सब याद होगा। समझ में आ रहा है आपको? क्यों याद है? क्योंकि उस पर आपका इंटरेस्ट है। ये क्यों नहीं याद है? ये क्या चीज़ है, ये तो बस पेरेंट्स के लिए मजबूरी में पढ़ लेता हूँ, बोला है कि बेटे बन जा सीए, बनने के लिए आ गए, है ना जी। ये होता है, जब तक आपको दिल से खुद नहीं आएगा ना कुछ करने का कि हम अपने लिए कर रहे हैं, हमें करना है, तब तक वो चीज़ नहीं आ पाता। ठीक है जी। फीलिंग बढ़ाइए, सबसे पहले अंदर से जो मोटिवेशन होते हैं ना अपने आप के अंदर लाइए। ये नहीं सोचना है कि हमारे जो एक क्या कहते हैं पड़ोसी है, वो तो 20,000 में काम कर रहा है, वो तो 25 में काम करता है, पूरा लाइफ खराब कर लिए 25,000 कमाने के लिए। ठीक है जी। उसको क्यों देख रहे हो? जो 5 करोड़ कमाता है उसको देखो ना, वो था ही वैसा ही नालायक, वो कभी काम करने की चाह नहीं। जब गया क्या कहते जब ऑडिट पे जाता था तो तब भी ध्यान रहता था ऑडिट ना करे, हम तो करेंगे डम्मी लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है डम्मी लो ना, डम्मी किस चीज के लिए लिया? मैं अपने एग्जांपल में बताता हूँ, मेरे जानने वाले में जिसने भी 3 साल का डम्मी लिया ना वो एक बार में पास किया, ना वो 3 साल पढ़ा, ना कुछ कर पाया। किस बात का डम्मी? बताओ, डम्मी क्यों लिया था आपने? पढ़ने के लिए। ना पढ़ा क्योंकि अभी तो 3 साल टाइम है, 3 साल टाइम सोचते सोचते ऐसे निकल जाते, मस्ती करते रहे, ना आपने काम सीख पाए, ना आप पास कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। अब मुझे बताइए आप कौन सी वाले सीए बनोगे? आप वही 20,000 25,000 वाले। ठीक है। या तो आपको करना क्या चाहिए था, 3 साल टाइम में 3 साल किसी का यूटिलाइज नहीं हो सकता, काम करना चाहिए। कम से कम उसी काम के बहाने आपको इन्वायरमेंट मिलता रहेगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप इन्वायरमेंट चेंज होते हैं ना, लोगों को देख के आपको अंदर से कुछ करने की चाहत जो होती है, वहां पे जाओगे, अच्छे अच्छे इन्वायरमेंट में जाओगे, बड़े बड़े कंपनियां में देखोगे, उसका इन्वायरमेंट देख के आपको लगता है नहीं हमें भी ऐसे करना चाहिए, वो एक जुनून पैदा होता है। फिर ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका पढ़ना बन जाता है। आप मुझे बताइए क्या बिग 4 से ज्यादा आप काम करते होगे? 12 बजे 1 बजे रात तक आते, फिर भी वो लोग पास कर लेते। कैसे कर लेते सोचो? उनको जितना टाइम बनते हैं ना उसी टाइम में पढ़ने की जो वो एक इन्वायरमेंट ऐसे मिला हुआ है ना, उनको हमेशा ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते कि देख देख के उसको लगता है 2 घंटे ही मिलते हैं, तो उसका 2 घंटे कंसंट्रेशन क्या होता है, पूरा का पूरा होता है। तो ये सारा चीज है, कंसंट्रेशन आपको खुद बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता है हम आ गए बस पढ़ लेते हो गया, ऐसे थोड़ा ना होता है। चलो बढ़े आगे, चलिए तो देखते हैं अब हम लोग ब्रोकर कम डिपॉजिटरी डीपी से हमें क्या करना है, अकाउंट ओपन करवाना है। देखिए फॉलोइंग आर, क्योंकि आप लोग को नाम भी नहीं पता हो सकता कुछ ब्रोकर का, तो मैं बता देता हूं। फॉलोइंग आर सम ब्रोकर कम डीपी, ब्रोकर भी है डीपी भी है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी है वो। ठीक है, लीजिए 1 2 4 नाम लीजिए। सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं शेर खान। एक ही खासियत है इसमें, सॉफ्टवेयर, नो डाउट। ज़्यादा ब्रोकरेज भी मैं भी पे करता हूँ, मैं ब्रोकरेज मुझे भी लगता है कि मैं ज़्यादा पे करता हूँ इनको, बट स्टिल मैं इन्हीं से ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ, 1 सेकंड मेरे को भारी नहीं पड़ते हैं, टेंशन थोड़ा कम रहते हैं। दूसरे ब्रोकर में जाता हूँ, 1 सेकंड वहाँ मैनेज नहीं हो पाता है, और वो 1 सेकंड में जो नुकसान होते हैं उसकी वजह से लगता है छोड़ो 10 रुपये ज़्यादा दे दो बट इसी के साथ रहो। ठीक है जी, मैं इसीलिए इन्हीं के साथ ट्रेडिंग करता हूँ, सीधी सी बात बताऊँ। ये देखिए अब आपको मिल जाएगा एडलवाइज,
ये भी है मेरे पास। हाँ, इसका मोबाइल ट्रेडर बढ़िया है, एडलवाइज वाले का मोबाइल ट्रेडर जो एंड्रॉयड पे दे रखा है और iOS पे, ये बढ़िया दिया है, बट डेस्कटॉप ट्रेडिंग इनका भी उतना बढ़िया नहीं है। ठीक है जी। हाँ, शेर खान का डेस्कटॉप ट्रेडिंग बढ़िया है, मोबाइल ट्रेडिंग उनका इनसे बुरा ही है। मैंने पहले ही बोला, ये सारा किस पे डिपेंड करता है, कौन कितना अच्छा फीचर्स आपको दे सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, प्राइवेट बैंक एंड एक नेशनलाइज्ड बैंक, बस ये दोनों का जितना आपको डिफरेंस मिलेंगे वही इस तरीके के डिफरेंस मिलते हैं। हाँ, एडलवाइज का मोबाइल बैंकिंग बढ़िया है, मैं पहले बोल दूं, मोबाइल, हाँ जो एप्स बेस्ड ट्रेडिंग है ये बढ़िया है। शेर खान का डेस्कटॉप बेस्ड ट्रेडिंग जो है वो बढ़िया है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बुरा है, मोबाइल ट्रेडिंग वो भी ठीक है, बट कंपैरेटिवली मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, तो एडलवाइज हो गए, ये भी एक अच्छे ब्रोकर में आते हैं आज के रेट पे। तीसरा, कभी नाम सुना एंजल ब्रोकिंग का? नहीं सुना? एंजल ब्रोकिंग है, ठीक है। हाँ जी, वो सब नहीं दिमाग लगाते। ठीक है जी, एंजल ब्रोकिंग हो गए। जैसे आपका जो ये एक्सिस सिक्योरिटीज हो गए, HDFC सिक्योरिटीज, ये सब ट्रेडिंग करता है। ICICI डायरेक्ट भी ट्रेडिंग करवाते हैं, जैसे ICICI का देखोगे ना, ICICI डायरेक्ट, ये भी है एक, तो ये भी आपको ओपन करके देते हैं, यहाँ से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। बट बैंकिंग के थ्रू जितने भी मिलेंगे आपको, सबका ब्रोकरेज नॉर्मल ब्रोकर से 5 गुना 10 गुना होगा आपका, ऐसे समझ लेना आप। जैसे ही बैंकिंग से लिंक हो गया वो, उन लोगों का सॉफ्टवेयर बढ़िया मिलेगा, नो डाउट। जितने भी मिलेंगे, शायद मैंने ट्रेडिंग नहीं किया इन लोगों का, हो सकता है इनसे भी अच्छा दे, क्योंकि ऑलरेडी वो प्राइवेट बैंकिंग वगैरह सॉफ्टवेयर के मामले में क्या है वो लोग बहुत आगे, तो हो सकता है इनसे भी अच्छा दे आप लोगों को ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म। जैसे सुनने में आया ICICI बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म देते हैं ट्रेडिंग के लिए, बट इनका ब्रोकरेज जो है नॉर्मल ब्रोकर से 5 गुना 10 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है जी, तो ये सारा चीज़ है। बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी होंगे सबकी मैं बात कर रहा हूँ। ICICI डायरेक्ट हो गया, HDFC के सिक्योरिटीज हो गए, एक्सिस सिक्योरिटीज हो गए, जितने सॉफ्टवेयर बढ़िया मिलेंगे नो डाउट, क्योंकि इन लोगों का बैंकिंग ऑलरेडी उन्होंने इतना दिमाग लगा रखा होता है उस पर। 3-4 और लिख देता हूँ मैं। HDFC सिक्योरिटीज, एक है आपका एक्सिस का भी है सिक्योरिटीज, बहुत सारे हैं इसमें। ठीक है जी, SBI का भी मिल जाएगा, क्या कहते हैं, रिलायंस के भी आज के रेट पे मिल जाएंगे, सबका मिल जाता है, जिसके में भी आ जाए सबको मिल जाएंगे, इतना काफ़ी है। मैं लिख देता हूँ और ETC। नॉर्मल जो बैंकिंग वाले पोर्शन को छोड़ दो, तो नॉर्मल में ब्रोकरेज मुझे पता है बैंकिंग वाले का उससे भी ऊपर होते हैं। ठीक है जी, तो जैसे इसका देखिए, हाँ इसमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स की जो ज़रूरत पड़ते हैं, जिसकी जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होते हैं ना, ये देखिए एक चीज़ देख लीजिए, जो मैंडेटरी है किसी ब्रोकर का नहीं है, किसी से भी जाओगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट किसका है, सेबी का। सेबी ने ऐसा रेस्ट्रिक्शंस लगा रखा है। हाँ जी, नॉर्मली, हाँ जी, इनका कहना है, अब देखिए इनका कहना है क्या, प्राइस मैनिपुलेशन में क्या कुछ ब्रोकर का कुछ रोल होता है? घटिया स्टॉक में हो सकता है, पेनी स्टॉक जिसको कहते हैं, 2-4 रुपए वाले स्टॉक जो होंगे, जिसका हो सकता है उसका मैनेजमेंट उनके कंट्रोल में हो, या 2-4 डमी ऐसे भी कुछ है। जैसे आप देखिएगा बहुत बार कॉल वगैरह आते हैं, मैं जो होते हैं ना ट्रेडिंग कॉल देता हूँ आपको, हमारा सक्सेस रेशियो 80% है, आप कमाओगे ही कमाओगे, ये है वो है। 1-2 दिन फ्री ट्रायल देता हूँ, आज इस कंपनी का शेयर बाई कर लीजिए, और हो सकता है उस दिन उस शेयर का प्राइस आपको 20% अप होते हुए दिख जाए, आपको 2-3 दिन लगेंगे, लालच में आओगे, अरे ये तो सही ही बोल रहा है, फिर आपको बोलेंगे कि देखो महीने का हम 7,000 रुपीज़ आपको चार्ज करते, आप क्वार्टरली अगर प्लान लेना चाहोगे तो 21,000 होते, मैं आपको डिस्काउंट देके 15,000 में दे दूंगा। इस तरीके से कुछ आपको जो आते, उन लोगों का जो मैंने नोटिस किया है कि कुछ होते हैं ऐसे कुछ डमी टाइप के, कुछ मैनेजमेंट पे कंट्रोल टाइप के शेयर, जिसका मार्केट में ज़्यादातर ट्रेडिंग नहीं होता। ऐसे ऐसे नाम देंगे जिसका 8 रुपये 10 रुपये का शेयर है और कभी मार्केट में नाम भी नहीं सुना आपने। ठीक है जी, तो इसीलिए ऐसे ऐसे क्या होना चाहिए, आपको बचना चाहिए। हो सकते हैं मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे देखिए मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है कि आप प्राइस फ्लक्चुएट करवाते हो। ठीक है जी, और प्राइस फ्लक्चुएट करवाना मार्केट में वहां पे जहां पे बहुत सारे बायर सेलर अपने आप में बोली लगा रहा है, मान लीजिए वहां पे 100 लोग खुद अपने आप में बोली लगा रहे हैं और एक इंसान आके उसको जबरदस्ती प्राइस बढ़ाने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए इस बिल्डिंग का ऑक्शन करवा रहे हैं, ठीक है जी, अब मैं कहता हूं कि अगर बायर सेलर कम हो तो मैं क्या करता हूं, अपने 10 बंदे को यहां बिठा देता हूं,
मेरे को बिल्डिंग बेचना है, ठीक है, कहता हूँ तू बोली लगाना, हाई रेट पे बोली लगाना तू, ठीक है, हाई रेट पे बोली लगाना, दूसरे लोग उसको देख के क्या करेगा, अपना बोली लगाएंगे। मैं कहता हूँ ठीक है, इसका 100 करोड़ तक पहुंचाना है इस बिल्डिंग का प्राइस, मैंने अपना प्राइस बेस प्राइस डिसाइड कर दिए, अब वहां से बोली लग रहे, एक वहां बोल रहा है, वो दूसरे अपने आप में लड़ रहे हैं, ठीक है, एक बोलता है कि ठीक है 50, एक बोलता है 60, ये सारे कौन से बंदे, मेरे ही बंदे, और उसको देख के हो सकता है दूसरे बंदे भी उसमें क्या करेगा, बोली लगाएंगे। मान लीजिए हमने बोली लगाते गए और एक हमें पता चला कि ये 70,000 वाले दूसरे बोली लगा रहे, 70 लाख वाले, ठीक है, अगर इस तरीके से मैनिपुलेशन करना चाहे तो वहां पे करना आसान है, जहां पे आउटसाइडर क्या है वहां पे कम है, बट जहां पे आउटसाइडर का प्रेशर ज्यादा होगा, क्या वहां पे 2-4 लोग आके उसके प्राइस के बोली को फ्लक्चुएट करवा सकता है, सोच के देखिए आप, क्योंकि यहाँ एक तरफ का बोली नहीं है, बायर और सेलर दोनों है। मान लीजिए मैं सेल करना चाहता हूं महंगे रेट पे 100 करोड़ पे, तो दूसरा जो है वो इमीडिएट बोली कितने पे लगाएंगे, वो बोलेगा 50 करोड़ पे, ये सेम चीज का है, तो मुझे बताइए मेरा तो सेल नहीं होगा ना वहां पे। तो एक चीज मैं बोल दूं कि आज के रेट पे कोई ब्रोकर शेयर प्राइस को मैनिपुलेट करवाना चाहे अगर, तो इतना आसान नहीं है। हाँ, कोई छोटी मोटी कंपनियां हैं जिसका शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं होगा, तो खुद बेचेगा और खुद खरीदेगा, महंगे रेट पे बेचेंगे, महंगे रेट पे खरीदेंगे, सस्ते रेट पे बेचेगा, सस्ते रेट पे खरीदेगा, तो प्राइस फ्लक्चुएशन तो करवा देंगे, बट वो नॉर्मली पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं बढ़ू आगे, अब थोड़ा बहुत का जो मैनिपुलेशन क्या, थोड़ा बहुत का तो प्राइस फ्लक्चुएशन बड़े बड़े इन्वेस्टर भी करते हैं, तो वो सब मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट थर्सडे के आसपास। लास्ट थर्सडे का ग्राफ देख के आपको पता चल जाएगा, छोटा मोटा जो क्या कहते हैं फ्लक्चुएशन, तो ये बड़े बड़े इन्वेस्टर भी करवाता है, FII DII वगैरह, FII DII वगैरह जो होते हैं, जैसे मैच फिक्सिंग करवाते हो ना आप लोग, वैसे स्टॉक एक्सचेंज में ये शर्त के बेसिस पे FII DII भी प्ले करते हैं, बट ये प्लेइंग सिर्फ महीने का एक दिन होता है, लास्ट थर्सडे, ठीक है जी, लास्ट थर्सडे। अच्छा, एक और चीज़, ये नए अभी पिछले महीने से ट्रेडिंग हुआ है, बैंक निफ्टी का जो ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग होता है ना, वो हर हफ्ते एक्सपायर होता है। अब ईच थर्सडे क्लोजिंग होता है, ये इसी महीने से स्टार्ट हुआ है। जैसे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मैंने बोला है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, वो महीने के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होते हैं, बट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट अभी तक है जो बैंक का निफ्टी है, वो क्या होता है अभी आज ही बताएंगे। अरे ये तो बहुत चीज़ बताना है आज, ये आज ही बताऊंगा मैं, बैंक निफ्टी वगैरह क्या होता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट हर हफ्ते के लिए ट्रेडिंग होता है, हर वीक के लिए ट्रेडिंग होता है, ठीक है जी। चलिए, डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है आपको, कॉपी ऑफ पैन कार्ड, ये मैंडेटरी है, ये जितने भी चीज़ बोल रहा हूँ ये मैंडेटरी है। अब चेकबुक तो होना ही चाहिए, अब कितने पैसे लेंगे वो डिपेंड करता है ब्रोकर पे, इस पे मैं बहस नहीं कर रहा। चेकबुक किसका चेकबुक होना चाहिए, पर्सन वांट्स टू ओपन अकाउंट, उसका चेक होना चाहिए, किसी और के चेकबुक नहीं दे सकते आप, क्योंकि वो लिंक करना है उसको, डीमैट को कैश अकाउंट से लिंक होंगे, ताकि कल के डेट पे कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा, तो डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो आपसे पूछने नहीं जाएंगे, सीधा कहाँ आएगा आपके अकाउंट में लिंक हो जाता है, वो डीमैट से लिंक होते हैं। डीमैट है इसका मतलब आपके पास शेयर है, और कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करे तो आपके कैश अकाउंट में जाना चाहिए, तो इस डीमैट से, हर डीमैट से एक बैंक अकाउंट लिंक होता है, वो रूल ही है। किसी के पास अगर एक शेयर का अकाउंट है तो उस शेयर के अकाउंट एक कैश अकाउंट उसका लिंक होना चाहिए, जिसके पास कैश अकाउंट नहीं होगा वो डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवा सकता। तो डीमैट अकाउंट है मीन्स उसके पास कैश अकाउंट भी है, तो उसमें कैश अकाउंट में डायरेक्टली क्या करेगा, वो डिविडेंड ट्रांसफर करेंगे, ठीक है जी। चेकबुक होना चाहिए। अब चेक का अमाउंट जो है, अमाउंट डिफर फ्रॉम ब्रोकर टू ब्रोकर, ये अमाउंट कितना लेगा उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है जी। शेयर खान वाले का जो मिनिमम है, शेयर खान वाले का जो मिनिमम अमाउंट है, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट वाले अकाउंट ओपन करवाना चाहोगे तो
फ्री ऑफ कॉस्ट वाले। अगर कोई आप कॉस्ट दे के पे करोगे तो 750 का भी है। 750 का चेक दीजिए, वो 750 नॉन रिफंडेबल है, अकाउंट ओपन हो जाएगा आपका। ठीक है जी। ब्रोकरेज थोड़ा सा हाई रहेगा, ब्रोकरेज थोड़ा सा हाई रखेंगे क्योंकि ब्रोकरेज आपका जो इनिशियल फंडिंग पे आपका डिपेंड करता है। तो शेयर खान का जो मिनिमम है, मिनिमम ₹5000 है, वो उनके लिए इफ यू want to open फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट। तो फिर कुछ लोग बोलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट है तो 5000 क्या ही है। 5000 आपके पैसे अपना ट्रेडिंग कीजिए, नहीं है तो आप अपना विड्रॉ कर लीजिए। ये पैसे जो होते हैं यूज फुल अमाउंट टू बाई सिक्योरिटीज, फुल अमाउंट आप सिक्योरिटीज बाई करने के लिए यूज कीजिए और विड्रॉ फुल अमाउंट, पूरा अमाउंट आप विड्रॉ कर लो। हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट 1 ईयर के लिए होंगे। 1 साल के बाद आपको एनुअल चार्जेस 550-400 रुपये के आसपास पे करना होता है जो डिपॉजिटरी लेता है। उसमें से 250 रुपये के आसपास तो CDSL और NSDL लेते हैं, और जो 150-200 रुपये रहते हैं वो ब्रोकर रखते हैं अपने जेब में। आगे बढ़ूँ अब मैं? हाँ जी, बताता हूँ, वो बताता हूँ। सब कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे डिफर करता है। आज कुछ ऐसे भी आजकल कुछ ब्रोकर आ चुके हैं, कहते हैं ट्रेडिंग बेसिस पे, एक ट्रेडिंग इतने रुपये, एक ट्रेडिंग इतने रुपये। कम मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मिल जाएगा, सस्ते सस्ते रेट पे भी मिल जाएंगे। सिर्फ आपको एनालाइज ये करना है कि सॉफ्टवेयर कैसा है। जब भी लो तो सिर्फ ब्रोकरेज नहीं, ब्रोकरेज प्लस सॉफ्टवेयर। मेन तो सॉफ्टवेयर है क्योंकि ट्रेडिंग करने में आपको आसानी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक सेकंड, मैंने बता दिया आपको, 1 सेकंड काफ़ी है वहाँ पे गंवाने के लिए और 1 सेकंड काफ़ी है वहाँ पे कमाने के लिए। हो गया यहाँ तक जी? तो ट्रेडिंग के मामला में 2 चीज़ को माइंड में रखना चाहिए, ब्रोकरेज प्लस सॉफ्टवेयर। 2 चीज़ हमेशा माइंड में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट तो आपको देना ही पड़ेगा। हाँ जी, ये तो चेकबुक की बात हो रहा था। अब उसके बाद देखिए, एक आपको एड्रेस प्रूफ चाहिए। अब ये सब कैसे हो रहा है? ये एड्रेस प्रूफ में अब आपको जो मिलता है, अब ये सब मुझे नहीं लगता मुझे बताने की ज़रूरत है, ये अब बात करते रहना जिनसे भी करना है। ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं जो आपको सब चीज़ में पता है, जैसे बैंक अकाउंट करवाते हैं वही एड्रेस प्रूफ की यहाँ ज़रूरत है। 3 चीज़ हो गए, चेकबुक की ज़रूरत है, पैन कार्ड की ज़रूरत है, एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत है, हो गए बस। अब फ़ोटो की ज़रूरत होता है, कितना फ़ोटो है पता नहीं, ठीक है जी, इतने की ज़रूरत है। ब्रोकरेज देखिए कितना होता है। ब्रोकरेज जो है, ये ब्रोकरेज अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग होता है। जैसे कि ब्रोकरेज में सबसे पहले विदाउट डिलीवरी का जो ट्रेडिंग होता है उसकी मैं बात करता हूं। ट्रेडिंग विदाउट डिलीवरी, ट्रेडिंग विदाउट डिलीवरी, बताइएगा विदाउट डिलीवरी का ट्रेडिंग कितने तरह का ट्रेडिंग है आपके पास? देखो कितना सीखा है 2 दिन में आप लोगों ने। इंट्राडे, एफ एंड ओ मत बोलो, हाँ ठीक है एफ एंड ओ था, बट उसमें फ्यूचर को फिलहाल बोलते हैं हम। तो एक इंट्राडे कैश मार्केट का इंट्राडे एंड एफ एंड ओ मार्केट का फ्यूचर, क्योंकि ऑप्शन का ट्रेडिंग थोड़ा अलग होता है, हटके होता है। तो ये 2 तरह का ट्रेडिंग है, तो इसका ब्रोकरेज सस्ता होता है। ठीक है जी। ट्रेडिंग विदाउट डिलीवरी का मतलब हो गया ये आपका, इसका मतलब है एक तो इंट्राडे, इंट्राडे इन कैश मार्केट, कैश मार्केट का इंट्राडे, एंड दूसरा जो है ये फ्यूचर। फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर भी विदाउट डिलीवरी होता है, उसमें डिलीवरी नहीं होते। तो 2 चीज का ट्रेडिंग का जो ब्रोकरेज मिलेंगे आपको, ये ब्रोकरेज आपका ब्रोकर टू ब्रोकर वैरी करेगा। मिनिमम जो आपको मिलेंगे 0.01% और मैक्सिमम जो जाएगा 0.05%। ये बैंकिंग वाले जितने भी होते हैं वो सब आपको 0.05% चार्ज करते हैं। ठीक है जी। जितना मर्जी आप बोल दीजिए, ब्रोकरेज कम नहीं करते, कहते हमारा ये रूल यही है, करना है तो कीजिए, नहीं करना ही चाहिए। ठीक है जी। नहीं, ये 0.05% ऑफ किसका जी? जितना का ट्रांजैक्शन वैल्यू होता है, पैसे गया कितना उससे नहीं मतलब है उसको, पैसे तो आपका सिक्योरिटी मनी जाता है,
सिक्योरिटी मनी से नहीं। जैसे पिछले दिन की बात करो, मैंने कितने का ट्रेडिंग किया था, 12,000। हाँ जी, वो मैं बता दूँ, उसको मैंने स्क्वायर अप कर दिया था आप लोग के सामने, मैं करने पर भूल गया था मैं करना। ये वाले सिचुएशन था जो हमने ट्रेडिंग किया था ना, मैं स्क्रीनशॉट लेके रख लिया। इन्फोसिस लॉन्ग 1250 पे मैंने बाई किया था 10 रुपये के रेट से। तो देखिए कितने पैसे बना था, देखना 1211.5 मल्टीप्लाई बाई 10, 12,115 का। पैसे उतना लिया था क्या मेरे से? नहीं, मेरे से तो सिक्योरिटी मनी लिया था सिर्फ कितने परसेंट, ओनली 15%। तो वो उस पर ब्रोकरेज नहीं जाता है, ब्रोकरेज जो जाते हैं वो पूरे जितना का ट्रेडिंग है उस पर। तो 12,115 मल्टीप्लाई बाई 0.01%। अगर सबसे सस्ता वाले ब्रोकरेज होंगे तो 1 रुपये 20 पैसे का ब्रोकरेज गया होगा एक तरफ, वन साइड, बाई तरफ। अब देखिए मैंने सेल भी कर दिया, थोड़ा देर के बाद सेल कर दिया था मैंने, ज़्यादा देर बना नहीं, क्योंकि वो तो बस वो कमाने के लिए थोड़ा नहीं इसमें पैसे लगाया था, वो तो सिर्फ सिखाने के लिए था। अब हो सकता है क्योंकि माइंड बना रहता है फिर कितना नीचे गया, और क्योंकि अगर स्क्वायर अप नहीं करता तो फिर वो डिलीवरी में जाता, और फिर डिलीवरी में जाएगा तो पूरे 12,000 रुपये जो फिर कल जो होता मेरे को 12,000 फिर देना पड़ता, फिर मेरे पैसे के शॉर्टेज होते, फिर मैं आज जो दूसरे केस में लगाने वो कहाँ लगा पाता। ठीक है जी, वो तो पैसे हमेशा मार्केट कैश बना के रखना चाहिए ताकि अपॉर्चुनिटी को आप वहाँ पे इनकैश करवा पाओ। अपॉर्चुनिटी आते हैं मार्केट में, ऐसे ऐसे न्यूज़ कभी कभी आ जाएंगे जो आपके पास अगर पैसे नहीं रहेंगे तो उस न्यूज़ का फ़ायदा आप नहीं ले सकते हो। इसीलिए स्टॉक मार्केट में 1-2 रूल होता है, हमेशा रूल होते हैं कि लिक्विडिटी आप अपना बना के रखो, पैसे फंसा के कभी मत रखो। ठीक है, फायदे हो रहे हैं, फायदे थोड़ा सा ही फायदा लेके रुक निकल जाओ। ये मत सोचो कि अरे कल तक वेट करूंगा तो और ज़्यादा फायदा होगा, हो सकता है उससे ज़्यादा फायदे वाले कुछ और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ ना, कुछ लोग को एसएफएम पढ़ने में अच्छा लगेगा तो दिन रात क्या करेगा, एसएफएम पढ़ेगा, एसएफएम एसएफएम एंड एसएफएम। फिर मैं बोलूँगा ये गलत कर रहे हो आप, सिर्फ एसएफएम में 90 मार्क्स लाने से काम नहीं चलेगा, आपको दूसरे भी तो देखने। मान लीजिए यहाँ जितना मेहनत करो उतना ही मेहनत किसी और में कर लोगे तो हो सकता है उसमें 20 मार्क्स आपका बढ़ जाएगा। जैसे कभी कभी होते हैं इररिलेवेंट चीज़ पे आप लोग लगा रहे होते 2 दिन 3 दिन, मैं कहता हूँ वो 2-3 दिन अगर आप लगा दोगे, लॉ में लगा दो, ऑडिट में लगा दो, तो हो सकता है यहाँ 5 मार्क्स के लिए इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वहाँ 20 मार्क्स के लिए वो टाइम का इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे। तो वो टाइमिंग की बात है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए आज मैंने पैसे लगाया, मुझे लग रहा है कि परसों तक मैं होल्ड करूँ तो बहुत बढ़ने वाला है, और आज 2 दिन में बहुत और बढ़ चुका है, स्टार्टिंग में ही बढ़ गया और बढ़ सकते। अरे अब जब बहुत ज्यादा हो चुका है ना, तो अब की जो चांसेस है वो क्या है? अरे बाबा 2 दिन में किसी कंपनी में 40% अगर अप मूवमेंट हो गया और लगता है कि और मूवमेंट होंगे, तो अब कितना मूवमेंट होंगे? 2, 4, 5, 10 और होंगे। बट अगर छोड़ दिया तो पैसे आपका क्या हो गया? ब्लॉक हो गए ब्लॉक। अब मान लीजिए उस टाइम ड्यूरेशन में उससे कई गुना अच्छा न्यूज इमीडिएट आ गया मार्केट से, अब क्या करोगे बताओ? बेचोगे? पैसे तो आपका ब्लॉक है। अब बोलोगे ठीक है बेच ले, याद रखिए कैश मार्केट में ब्लॉक हो जाएगा ना पैसे, कैश मार्केट में ब्लॉक होंगे तो 2 दिन के बाद पैसे आएगा, इमीडिएट पैसे नहीं आता। कैश मार्केट में आज अगर आपने शेयर सेल किया ना, बाई किया, सॉरी अब पैसे निकालना तो सेल करूंगा ना, आज मैं पैसे शेयर सेल करूंगा, आज पैसे नहीं आएगा, 2 दिन बाद आएगा, मेरे को तो अभी इमीडिएट चाहिए पैसे, कैसे करूंगा बताइए? इसीलिए पैसे ब्लॉक करवा के मार्केट में नहीं रखना चाहिए। छोटी छोटी रूल्स है, ये सब सीखने के बाद ही पता चलता है। ठीक है जी, तो इसीलिए ये सारा चीज मैंने निकाल दिया। ठीक है, अब आजिए वापस, कितने का मैंने सेल किया बताइए? 1200.5, तो कितने ब्रोकरेज आएगा मेरा? मल्टीप्लाई बाई 0.01%। तो ये है ऐसे कैसे हो गया? 1200 मल्टीप्लाई बाई 10, अच्छा 12,000 का मल्टीप्लाई बाई 0.01%, तो 1 रुपये 20 पैसे इधर भी जाएंगे, तो 1 रुपये 20 पैसे, 1 रुपये 20 पैसे, टोटल लॉस हो गए 2 रुपये समथिंग पैसे, 2 रुपये 40 पैसे। और इधर का जो देखो ये दिख रहा है, बाई कर लिया, सेल कर लिया। अब बुक्ड प्रॉफिट एंड लॉस 110 का इसमें क्या हो गया नुकसान, वो 110 का नुकसान उसी टाइम ले लिया होगा, और प्लस ब्रोकरेज हमारा 1 रुपये 20 पैसे, 1 रुपये 20 पैसे, 2 रुपये 40 पैसे के आसपास ब्रोकरेज लगे। तो बोलोगे क्या आप ये लोअर ब्रोकरेज ही क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? उसमें लोअर ब्रोकरेज ही है उस अकाउंट में। हाँ जी, उसी टाइम आ जाएंगे। नहीं, वो उसी टाइम आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस उसी टाइम आएंगे। डिलीवरी बेस वाले पैसे का जो अमाउंट होते हैं वो T+2 पे आता है। ठीक है जी, तो 1.01 2.05% ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू कहते हैं इसको, ट्रांजेक्शन वैल्यू। क्या दोनों साइड लगेंगे ना, हर ट्रांजेक्शन पे बोथ साइड कहते हैं इसको, बाई साइड भी
एंड सेल साइड भी, बोथ साइड लेंगे। दो लेग होता है जिसको दो लेग कहते हैं, फर्स्ट लेग सेकंड लेग। एंट्री किया फर्स्ट लेग, एग्जिट किया मार्केट से सेकंड लेग, दो साइड कहते हैं उसको, दोनों पे लगेंगे आपको। ठीक है जी, ये आपका मैक्सिमम है, कितना निगोशिएट करवा सकते हो कीजिए। ब्रोकरेज जो होता है वो मार्जिन अमाउंट पे डिपेंड करता है। आपको अगर शेर खान से चाहिए तो आप भी ये वाले ब्रोकरेज ले सकते हो शेर खान से, जब आप उसको 50,000 से 1 लाख का इनिशियल फंडिंग कर दो। पैसे निकाल लो कोई दिक्कत नहीं, बट इनिशियली दिखाने के लिए क्या करो, आप पैसे इतना दिखा दीजिए, वो आपको ब्रोकरेज कम मिल जाएगा। जब पैसे मिल आएगा तो उस टाइम देख लीजिए, अगर पैसे है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल ब्रोकरेज आपको दे सकते हैं। जो नॉर्मली जो होते हैं इसका, नॉर्मली जो चार्ज करेंगे 5-6 हज़ार रुपये के लिए, वो चार्ज करेगा आपको 0.02%। इससे ज़्यादा नहीं देना बनता है, ये 0.02 है अगर आप इनिशियल फंडिंग लेस अमाउंट से करते हो तो। इफ इनिशियल फंडिंग इज अराउंड 5,000, इसके अराउंड है ना, तो 0.02% देगा आपको। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ब्रोकरेज पे आपको यहाँ पे भी ओपन हो जाएंगे, जो मैं ब्रोकरेज नॉर्मली दे रहा हूँ ना, इसी ब्रोकरेज पे यहाँ पे अकाउंट ओपन हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखिए, दूसरा देखिए, एक तो रहा है एक ट्रेडिंग, दूसरा देखिए अगर डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग है, अगर आपका डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग, अब ये आपको पता है, मैंने कल ही बता दिया था। ठीक है जी, ये T+2 पर डिलीवरी होता है। डिलीवरी ऑन T+2 होते हैं नॉर्मली। तो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करोगे तो इसका ब्रोकरेज 10 गुना होता है। इंट्राडे से 10 गुना कर दीजिए, कहाँ पहुंच जाओगे आप, डिलीवरी बेस पे। यानी कि इसका जो ब्रोकरेज होंगे 0.1% टू 0.5% वेरी करता है, 10 गुना ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। ये भी आपको लेंगे बोथ साइड, बाई करोगे तब भी, सेल करोगे तब भी। ठीक है जी, नॉर्मली जो लेना चाहिए उनको नॉर्मली चार्ज करेंगे आपको 0.2% इफ इनिशियल फंडिंग इज अराउंड 5,000। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इधर एक काम कीजिए, ये तो फिर बोलोगे जब 5,000 के फंडिंग पे 0.2 दे देगा तो फिर 0.5 कब लगेगा, 0.5 देगा ना बैंकिंग वाले सब, ये सारे बैंकिंग वाले जितने, वो सारे कितने लेंगे आपसे, 0.5। मैक्सिमम वाले ब्रोकरेज हो बैंकिंग वाले का है, बैंकिंग वाले में कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, इतना भी बुरा सॉफ्टवेयर नहीं शेर खान के जो हम जाके उसको 0.5 देंगे। ठीक है जी, एडलवाइज का ले लीजिए, मोबाइल पे ट्रेडिंग करते रहिए, इतना वो दे रखा है। ठीक है, बट हाँ एडलवाइज वाले भी पैसे आपसे ज़्यादा ही लेगा, 5,000 पे नहीं करके देगा वो, मिनिमम फंडिंग जो लेंगे आपसे 10,000 से ऊपर ही लेगा। कोटक सिक्योरिटी वाले भी, उसका भी सॉफ्टवेयर बढ़िया है, बट वो भी मिनिमम फंडिंग 10,000 से ऊपर ही लेता है, ब्रोकरेज वही डालते वही वाले 0.5%। तो सारे एनालिसिस करके देखोगे तो ये जो दोनों चीज़ बताया है मैंने, किसका बताया है, और याद रखना ये मैं ओपन करके नहीं देता हूँ इसका, ये सब ये मत सोचना कि मैं कह रहा हूँ अपना, मैं ओपन करके दे रहा हूँ। कुछ लोग है ना खुद ही ओपन करके देते हैं। ठीक है जी, सब ब्रोकर खुद बन जाते हैं, जितने ब्रोकरेज वगैरह खुद के जेब में आते हैं। ठीक है, तो ऐसा काम मैं नहीं करता हूँ, आपको मैं अरेंज करवा दूंगा, वो आके आपके सारे डील वही करते हैं। ठीक है जी, नहीं कुछ लोग होते हैं ना निगेटिव माइंडेड स्टूडेंट होते हैं, फिर वो सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि ये सारे ब्रोकरेज सर खुद ही रखता होगा। ठीक है, वो ब्रोकर वोकर मैं नहीं हूँ। हाँ नहीं, कुछ टीचर है खुद भी ब्रोकिंग भी कर लेते हैं, तो एडलवाइज वगैरह है जो भी है, फिर हायर ब्रोकरेज चार्जेज रखेंगे। ठीक है जी, ट्रेडिंग कॉल डेली देंगे, फिर ट्रेडिंग कॉल पे आप ट्रेडिंग भी कीजिए, वहाँ पे स्टूडेंट के पास पैसे भी होते हैं, लगाते भी है। ठीक है जी, तो वो सारा चीज़ें, तो वो सारा काम हम नहीं करते, हमारा काम है सिखाना, यूज करना ना करना आपका काम है। ठीक है जी, ये देखिए तीसरा पे आ जाइए, क्योंकि मैं स्टूडेंट को कभी सजेस्ट नहीं कर सकता कि मार्केट में जाके अभी आप क्या कीजिए ट्रेडर बन जाओ, मैं कभी सजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये।
ठीक है जी। हाँ, सीखना जरूर चाहिए, सीखना चाहिए। आप अकाउंट में 5,000 रखते हो तो सोच लीजिए कि मुझे उसमें से 2,000 जिस दिन डूब जाएगा उस दिन हम ट्रेडिंग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। 2,000 तो मान लीजिए, ठीक है जी। तो इस तरीके से ट्रेडिंग सीखना चाहिए, क्योंकि ये अभी सीखे रहोगे तभी जिस टाइम आपके जेब में पैसे रहेगा ना, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ पैसे लगा सकते हो। नहीं तो वैसे ही होगा जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे पीछे एक CNBC आवाज़ पे न्यूज़ आ रहा था, किसी ने TCS नहीं, टेक महिंद्रा का नहीं, एक है वो SCL टेक्नोलॉजी का, हाँ जी, SCL टेक का नाम सुना कभी? SCL टेक का 1,000 के आसपास का शेयर आ रहा था, ठीक है जी। 1,000 रुपये का, यानी कि 10 लाख से नहीं, हाँ 10 लाख का ट्रेडिंग था उसका, ठीक है जी। 1,000 मल्टीप्लाई बाई 10 लाख कैसे बनेगा? नहीं, फिर गलत बोला मैंने। 10,000 से ज़्यादा का शेयर था उसके पास, यानी कि 1 करोड़ के आसपास का फंडिंग एक ही स्टॉक में लगा दिया था। मैंने बोला जिनके पास 1 करोड़ रुपए पैसे में लगाने का है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गवा रखा था, इसने बहुत ज़्यादा डूब चुका था इसका। आई थिंक 10 लाख के आसपास का तो लॉस एक दिन का था उसका, उससे ज़्यादा का। तो वो रो रहा था CNBC आवाज़ पे, वो आते ट्रेडिंग का कॉल वगैरह आते, मैं देख रहा था तो मैं हंसी आ रहा था। जिनके जेब में 1 करोड़ रुपया है, इतना भी समझ नहीं है कि भाई एक स्टॉक में पैसे नहीं लगाना चाहिए। 1 करोड़ था तो आप एक काम करते, 10 स्टॉक सेलेक्ट कर लेते, 10 लगा देते, SCL में लगा दिया। तो एक ही सेक्टर को कभी मत सेलेक्ट करो, एक PSU बैंक में चले जाओ, एक प्राइवेट बैंक में चले जाओ, फार्मा सेक्टर ले लो, क्योंकि एक सेक्टर के लिए बुरा न्यूज़ होता है तो कभी कभी एक सेक्टर के लिए अच्छा न्यूज़ होता है। जैसे 2-3 दिन पहले एविएशन सेक्टर के लिए अच्छा न्यूज़ हुआ था, सारे एविएशन सेक्टर क्या हुआ, बढ़ा। तो फिर मेरे को यही नज़र आया कि इतना पैसे तो दे दिया गॉड ने, बस इसको दिमाग नहीं दिया, ठीक है जी। थोड़ा बहुत तो एनालिसिस करना चाहिए था। हाँ, आप अगर मार्केट में पैसे लगाने जाते हो तो कम से कम 10 दिन उसी मार्केट को नोटिस करो, आपको वहीं से सजेस्ट कर देंगे। फिर वहाँ पे जो एक्सपर्ट भी था उसने भी उनको बोला कि सबसे पहला मिस्टेक तो आपने एक काम किया कि एक ही स्टॉक में क्या कर लिए, पैसे लगा लिए और उस स्टॉक का बुरा न्यूज़ आ गया, आप एक ही दिन में डूब गए, ठीक है जी। तो वो सारा चीज़ होता है। तो ये सारा चीज़ तभी जान पाओगे जब थोड़ा बहुत पैसे आप इन्वेस्ट करके डुबा चुके रहोगे, ठीक है जी। चलिए आइए, कोई बात नहीं, डूबना ही बनता है इनिशियली कमाना बहुत डिफिकल्ट है जी मार्केट से। चलिए, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग हो गए। अब आई जाइए, अब होता है ऑप्शन का। फ्यूचर तो हो गया, कैश मार्केट हो गया। देख लीजिए आप, कैश मार्केट में 2 तरह का ट्रेडिंग होता है, इंट्राडे एंड डिलीवरी, दोनों कवर हो गए। क्या कहते हैं फिर F&O में। अब फ्यूचर तो कवर हो चुका है, अब रह गया कौन आपका, ऑप्शन ही, कॉल पुट ही रह गया ना। अब बाकी सारे तो कवर हो चुके हैं, तो कॉल पुट के लिए जाओगे तो ऑप्शन कहते हैं इसको हम लोग, ऑप्शन। और सबसे महंगा ब्रोकरेज इसी का होता है, कॉल पुट का, क्योंकि ये ब्रोकरेज जो जाता है वो लॉट वाइज जाते हैं। यहाँ ट्रेडिंग जो होते हैं ना लॉट वाइज होता है, ठीक है जी। तो इसका जो ट्रेडिंग है ये आपको मिलेंगे, ये वैरी करता है, ये तो बहुत वैरी करता है, इसका तो वेरिएशन की बात ही मत करो। ये तो आपको 20 रुपये भी कोई अलाउ कर सकता है। कोई घटिया घटिया ब्रोकर वगैरह जो होंगे ना, 20 पे भी कम में चले जाते हैं कुछ लोग, पर लॉट 20 रुपये, 20 रुपये से 250 रुपये तक का वेरिएशन है इसमें, ठीक है। मिनिमम में लिख देता हूँ, 20 रुपये दे देगा कोई कोई, कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं कि वो तो 20 से भी नीचे दे देते हैं। ऐसे भी कॉल आ रखा है, बट कभी ध्यान देता नहीं, क्योंकि वो रुपीज़ 250 तक चार्ज करते हैं पर लॉट। वो हर के लिए अलग अलग है। एक लॉट का ट्रांजैक्शन वैल्यू जो होते हैं, मैं आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू बता सकता हूँ। ट्रांजैक्शन वैल्यू जो होते हैं वो अगर देखा जाएगा तो फ्यूचर के आसपास होते हैं, वो 5 लाख से ऊपर का होता है। एक ट्रांजैक्शन वैल्यू 5 लाख से ऊपर होते हैं। ट्रेडिंग आपका 100 में हो जाता है। आप 100 रुपये में कॉल पुट लगा सकते हो, 1000 में लगा सकते हो, रुपये में भी लगा सकते हो, 5 पैसे का 2 खरीद, 5 पैसे वाले में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे वो देख रहा था ना 90,000 का जो प्रॉफिट था वो 5 पैसे वाले था। अगर मान लीजिए उसमें लॉट साइज उसका 30 का है जिसको मैंने दिखाया था, तो 30 का लॉट साइज उस टाइम पे था, 30 का लॉट मल्टीप्लाई बाई 0.05, 1.5 रुपये का एक तरफ का ट्रेडिंग, 1.5 रुपये का एक तरफ का ट्रेडिंग, 3 रुपये में भी ट्रेडिंग हो जाएगा आपका। ये है कॉल पुट, ठीक है जी। इतना भी ट्रेडिंग होता है, बट उस सब में कमाने की चांसेस नहीं होते, डेढ़ आपका डूबना ही, वो गलती से कभी कभी हो जाता है अगर ऊपर वाले आपके साथ हो तो। ₹20 to 250 पर लॉट, ठीक है जी। अब पर लॉट तो हो गए। अब इसमें जो होंगे ना, इसमें जो आपको नॉर्मली जो दिया जाएगा, ये तो बहुत ये डिफ़िकल्ट है बोलना। अभी जो आपको दिए जाते हैं, अब मुझे खुद ही नहीं याद है आपको कितना देता है यहाँ पे, 60, 40, 80,
80, 100 या 80 है आई थिंक आपका, ठीक है जी। नॉर्मली ₹80 पर लॉट, बट इसका वन साइड लेंगे, सेकेंड लेग सेम डे फ्री, सेकेंड लेग सेम डे फ्री करते हैं, यानी कि एक लॉट पे 40 ही हो गया आपका, एक लॉट पे 40 रुपये हो गए। मैं ये जो बात कर रहा हूँ अभी किसका जी, शेर खान का बात कर रहा हूँ, बाकी का नहीं, बाकी और भी हो सकते हैं। वैसे शेर खान का मिनिमम 60 है, शेर खान का मिनिमम 60 है, उससे नीचे नहीं जा सकता वो, उसका रूल में ही है, तो 60 से नीचे नहीं जा सकते। आपको जो मिलते 80, और वो वन साइड जो होते वो फ्री होते। जैसे इसका मतलब ये हुआ, आज अभी बाई किया 80 रुपये दिया, आज ही सेल कर दिया, वो लेग क्या हो गया आपका, फ्री हो गए। तो मुझे बताइए एक ही लेग पे लगाना आपका, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 40 रुपये पर लॉट हो गए। बट आज बाई किया और कल सेल किया, तो आज भी 80, कल भी 80, तो कितना हो जाएगा आपका 160। ठीक है जी, चलिए। तो ये था ट्रेडिंग वगैरह की बात था। अब आ जाइए वापस, कुछ ट्रेडिंग में कैसे कैसे टर्म्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, देखिए। हो गया यहाँ तक? हो गया? आइए अब हम आते हैं कुछ एक कॉन्सेप्ट पे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, जिसमें से एक तो हम लोग कहते हैं ट्रेडर के नज़रिए से तीन तरह का ट्रेडिंग होते हैं। फॉर ट्रेडर, ट्रेडर समझते हो? फॉर ट्रेडर जो स्पेकुलेटिव प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वो डेली के मूवमेंट से कमाना चाहते हैं, जो फॉर ट्रेडर, ऐसे लिख देता हूं ब्रैकेट में, who wants to earn profit from daily fluctuation, wants to earn profit from daily fluctuation, जो डेली के फ्लक्चुएशन से ट्रेड करेगा, वो डिफरेंट टाइप्स का क्या क्या ट्रेडिंग हो सकते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग इन कैश मार्केट। इसके पास एक तो कैश मार्केट का है, इंट्राडे ट्रेडिंग इन कैश मार्केट। क्या होता होगा ये बताइए? ये होता है बाई एंड सेल इन सेम डे, बाई एंड सेल और सेल एंड बाई, बाई एंड सेल, या और क्या हो सकता है बताइए, और सेल एंड बाई इन सेम डे। अब बोलेंगे क्या दोनों में डिफरेंस है? हाँ है ना, छोटा सा, पहले बाई फिर सेल, या पहले सेल फिर बाई, दोनों हो सकता है, क्योंकि डिलीवरी है ही नहीं आपको। तो इस केस में जो होगा वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो जाएंगे, कोई डिलीवरी नहीं होता, डिफरेंस जो होते हैं वो सेम डे आ जाएगा आपको। डिफरेंस बिटवीन सेल वैल्यू एंड बाई वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन सेल वैल्यू एंड बाई वैल्यू इज प्रॉफिटेबलिक लॉस। ये कब मिल जाएगा आपको, कब सेटल हो जाएंगे? सेम डे पे, उसी डे पे आपका सेटल हो जाएगा। इट इज सेटल्ड ऑन सेम डे, उसी दिन आपका सेम डे सेटल हो जाएगा, लॉस गेन आपके जेब में आ जाएंगे। दूसरा एक होता है कहते हैं BTST कॉल,
BTST बोलते हैं, बार बार आपको ये बिजनेस चैनल देखोगे तब आपको समझ आएगा। वो बोलेगा आज क्या, आप एक्सपर्ट को पूछता है वहाँ पे जो होस्टर वगैरह जो होते हैं वो कहते हैं अच्छा बताओ आज आप कौन सी कॉल देना चाह रहे हो, BTST STBT, तो आप समझ जाइए क्या कहना चाह रहा है। BTST का मतलब है यहाँ पे बाई टुडे। ये कौन सी इंसान प्रिफर करता है, जिसको लगता है कि आज क्लोजिंग के बाद एंड ओपनिंग से पहले बीच में कुछ ऐसा न्यूज है जो उसको फ्लक्चुएट करवाएगा, और वो आपका जो सोच है वो बिल्कुल ये फेयर सोच है और सही होने वाला है, तो इस तरीके का कॉल लोग लेते हैं। अदरवाइज ऐसे को मैं जो सजेस्ट करता हूँ, मैं इस कॉल को अवॉइड करने को बोलता हूँ। कौन सी वाले, BTST और STBT। एक तो 10 गुना आपका ब्रोकरेज आते हैं, सबसे पहले तो 10 गुना ब्रोकरेज, ठीक है, तो जितना आप कमा नहीं पाते हो उससे ज़्यादा आपका क्या हो जाए, और 2 दिन का ब्लॉकेज आपका फंड 100% है, ठीक है जी। वो जो आपका मार्जिन बनी जाते हो फंड का ब्लॉकेज होता ही होता है। वो ब्लॉकेज रिलीज होने में आपको सारे जो फंड वगैरह गया आया इसको रिलीज होने में आपको, फंडिंग को साफ सुथरा दिखने में आपको 2 दिन लग जाएगा, ठीक है जी। तो ये सारा चीज़ है, क्योंकि डिलीवरी होके ही जाता है, ब्रोकरेज 10 गुना जाता है इसमें। और ब्रोकर लोगों को तो सबसे ज़्यादा फायदा किसमें, BTST से ज़्यादा फायदा कभी ब्रोकर को हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनको 10 गुना ब्रोकरेज मिला और ट्रेडिंग भी बढ़ जाता है उसका। आज बाई कल सेल, फिर कल बाई, फिर परसों सेल, ऐसे उसका ट्रेडिंग जो है वो बढ़ते रहते। बाई टुडे एंड सेल टुमारो, ये होता है BTST, ठीक है जी। तो अब मैं इसमें क्या बोलूँ, हो गया ख़त्म। बाई टुडे सेल टुमारो, ऐसे एरो लगा देता हूँ, ठीक है जी, हो गया ख़त्म। हाँ, इसमें डिलीवरी होता है, इसका ब्रोकरेज जो जाएगा वो डिलीवरी वाले ब्रोकरेज चार्ज होंगे इसमें। इन दिस ट्रेडिंग वी हैव टू पे डिलीवरी वेस्ट ट्रेडिंग ब्रोकरेज। बेकार ट्रेडिंग है ये। वैसे होता है कभी कभी तो बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि एकदम से 10% का जंप हो गया तो बस अब क्या चाहिए। एक क्या होता है जी, STBT, ये कौन सी कॉल होंगे, सेल टुडे, बट एक दिन से ज़्यादा टाइम लगाओगे तो गए, फिर तो आपका ये स्क्वायर अप भी नहीं होगा, फिर तो डिलीवरी आपको करवा के ही जाएगा वो, ठीक है। इसमें ब्रोकर वगैरह एक दिन का पेंडिंग करवा के, क्योंकि सबको पता है STBT BTST कॉल दे रहा है वो, तो उनको भी पता है डिलीवरी करवाने टाइम पे ना बायर को भी एक दिन का डिफ़ॉल्ट कर देते, बायर को बोल देते, नोटिस कर देते, देखो हमारे पास आना था आया नहीं, हाँ कन्फर्म वो कल आ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि उसने बाई कर चुका है, ठीक है जी। तो इस तरीके से सेल टुडे एंड बाई टुमारो। इसमें भी क्या होंगे बताइए, इन दिस ऑल्सो डिलीवरी बेस्ड ब्रोकरेज इज एप्लीकेबल, क्योंकि डिलीवरी होता है। चलो आगे देखते हैं। ये तो हो गया 3 तरह का आपका इंट्रा, जो कैश मार्केट में लोग करते हो, डेली फ्लक्चुएशन, ये सारे कैश मार्केट का है। नोट, BTST and STBT trading is in cash market। आप मुझे बताइए, इसमें एक और हो सकता है, फ्यूचर में चले जाइए, सबसे बढ़िया, अगर आपको गैप अप ओपनिंग का बेनिफिट लेना है ना, गैप अप या गैप डाउन कहते हैं इसको, पिछले दिन क्लोज कम पे हुआ और अगले दिन ओपनिंग हाई पे हो गया, इसको कहते हैं गैप अप ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग वो बीच के न्यूज़ की बेसिस पे होता है, जो आपको कल देखने को मिलेगा, क्योंकि न्यूज़ इस दोनों के बीच में वो न्यूज़ आएगा, तो इस दोनों के बीच में गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होंगे आपका। वैसे उसके एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे मार्केट आज मूव करेंगे।
तो ये देखिए गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग का अगर कोई बेनिफिट लेना चाहता है तो आपको एक तो BTST या STBT अवेलेबल है, बट इसमें ब्रोकरेज 10 गुना चले जाते हैं और उसमें डिलीवरी होता है। उससे ज़्यादा बेटर है आप वही सेम चीज़ फ्यूचर में भी होता है, शर्त लगा लो उस दिन के लिए, आपके पास टाइम मिल जाएगा उस ड्यू डेट तक, जिस दिन का शर्त लगा है उससे पहले अगर अप डाउन होता है तो मूवमेंट सेम होता है जो कैश मार्केट में है, बट वहाँ डिलीवरी नहीं होता, ब्रोकरेज आपका कम हो जाता है। तो जिसको भी STBT प्रीफर करते हैं ना, अगर उनके पास पैसे हो 50-60 हज़ार, क्योंकि फ्यूचर 60 हज़ार से नीचे जाता नहीं है, उससे ऊपर ही जाता है, तो 50 से 60 हज़ार का ट्रेडिंग है। जो BTST करते और STBT करते उनके जेब में पैसे होते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा बेटर है। इसके बजाय किसको प्रीफर करो आप? फ्यूचर को। इसमें ना तो पैसे ब्लॉकेज होंगे और ना तो डिलीवरी होंगे, पैसे भी आपका ब्रोकरेज क्या जाएगा, कम जाएगा। तो मैं जब भी ट्रेडिंग करना होता है अगर गैप अप है और गैप डाउन बेनिफिट लेने के लिए, तो मैं इसमें ट्रेडिंग नहीं करता, मैं ट्रेडिंग करता हूँ फ्यूचर में, क्योंकि 50-60 तो फिर लगाने पड़ेंगे ना आपको। अब इतना नहीं लगाओगे तो फिर कोई बात नहीं, जब होंगे तब सोचना। और दिमाग में ये कुछ ही को नहीं रखना है कि मेरे पास जेब में पैसे नहीं तो मेरे को ये जानना नहीं है। और अगर मेरे को किसी के चेहरे से ऐसे लगा ना कि आपका इंटरेस्ट यहाँ इसलिए नहीं क्योंकि आपके जेब में पैसे नहीं है, तो फिर गलत सोच रहे हो। फिर आपके जेब में पैसे आएंगे और उस टाइम आप ज़रूरत भी महसूस करोगे कि हाँ थोड़ा सा पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उस टाइम आप ढूंढने जाओगे फिक्स डिपॉजिट। ज़रूरत नहीं है, इतना पढ़ने के बाद फिक्स डिपॉजिट क्यों करना है आपको, बताओ? सीधी सी बात है। ऐसा प्लानिंग करो ना जिससे उससे ज़्यादा का रिटर्न देगा आपको। आगे बढ़े, चलिए ये देखिए, एक है हमारा फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक है। ये आपका कौन सी मार्केट में हो जाएगा? इन FNO मार्केट। अब चलो इस पे हम बहस ज़्यादा नहीं करेंगे, फॉर डिटेल रेफर डेरिवेटिव चैप्टर। इसका मैं ट्रेडिंग वगैरह सब दिखा दूंगा, बट आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है जी। तो ये था। अब दूसरा देखिए, इन्वेस्टर के लिए क्या है बताइए। फॉर इन्वेस्टर के लिए क्या हो सकता है? इन्वेस्टर का मतलब होता है फॉर इन्वेस्टर, और मार्केट में ट्रेडर नहीं इन्वेस्टर बनना सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। लेस रिस्क, पीसफुल माइंड, ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा, कुछ नहीं करना, डेली के मूवमेंट से घबराने की ज़रूरत नहीं होता है आपको, ये सबसे बेस्ट होता है फॉर इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होते बताइए? हु इन्वेस्ट्स मनी इन मार्केट फॉर लॉन्ग रन। इसमें आपको फंडामेंटल देखना होता है, ट्रेडर को चार्ट देखना होता है, डेली का न्यूज़ देखना होता है, इन्वेस्टर को बैलेंस शीट देख के उसको फ्यूचर अगर बढ़िया है तो पैसे लगाना होता है, ठीक है। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था, 10 स्टूडेंट का चॉइस है मेरे पास, आज फंडिंग करवाना, फ्यूचर के जितने कमाई होंगे उसमें से 10% लेना, ठीक है जी। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे अगर लॉन्ग रन में जाना होगा तो मैं आज वो क्या कर रहा है वो मैं नहीं देखूंगा, उसमें कितना हुनर है वो मैं देख के पैसे लगाऊंगा। मान लीजिए 2-4 दिन के लिए वो भटक चुका है रास्ते से, तो मैं बोलूँगा क्या इसको रास्ते से भटका हुआ है तो ये रास्ते पे आ सकता है या नहीं आ सकता। अगर वो आ सकता है और मैं अगर ला सकता हूँ तो कोई, मैं तो नहीं ला सकता क्योंकि कंपनी में पैसे लगाओगे तो कंपनी में आप नहीं रास्ते पे ला सकते। सिर्फ ये देखो ये कुछ देर का है या लॉन्ग रन का है। ये अगर कुछ देर के लिए, जैसे होता है मान लीजिए किसी एक कंपनी में पैसे लगा लिए, एक साल उसका बुरा हो गया, तो अब देखिए क्या आगे भी बुरा होने वाला है। अगर बुरा होने वाले तो ऐसे स्टॉक में पैसे आप मत लगाओ, क्योंकि आप कैसे कितने दिन के लिए लगा रहे हो आप, लॉन्ग रन के लिए। तो ये वैसे स्टॉक में पैसे लगाइए जिसका पास्ट ट्रेंड देखिए कैसा है और फ्यूचर का एक्सपेक्ट। मैं आपको 2-4 स्टॉक में दिखा दूंगा आपको। ये जैसे देखिए ये इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा स्टॉक बढ़िया होता है, ये सब देख लीजिए 2-4, अपने आप पता चल जाएगा। बैंकिंग कंपनी में अभी ये देखिए यस बैंक का नाम सुना? अभी इसके आगे कोई नहीं है, जबरदस्त रिटर्न, पता नहीं, इमेजिन भी नहीं कोई कर सकता। फरवरी से अब तक मोर देन 50% का रिटर्न दिया था इसने।
हमेशा बढ़ते ही बढ़ते रहना। अभी यस बैंक का जो चार्ट है बहुत ही बढ़िया एकदम। तो इस तरीके के जो स्टॉक वगैरह होते हैं, अच्छा भाई ये चार्ट विजिबल है जी आप लोगों को? ये देखिए, ये कोई एक चार्ट है, ये देखिए, ये 6 मंथ का ग्राफ दिख रहा है आपको। देखिए अभी जो है ये ग्राफ देखिए, ये 29 फरवरी का था, ये 700 के आसपास। ये देखिए, देखिए 670 के आसपास शेयर है। और जो आज शेयर देखिए वो दिख रहा है उधर लेफ्ट राइट हैंड साइड में, ये देखिए 1100 के आसपास पहुंच के आज ट्रेड हो रहा है। ठीक है जी, 1000। अब आप समझ जाइए ये कितने दिन का रिटर्न है। तो बोलोगे क्या ये अभी का कुछ शॉर्ट रन है? नहीं, शॉर्ट रन नहीं। ये लो 5 साल का आप चार्ट देख लीजिए। 5 साल पहले ये कितने का, 250 के आसपास का शेयर था। आज कितने का है बताइए? 1000 रुपीज़ के आसपास है। कितने गुने प्रॉफिट हो गए बताइए? 250 का शेयर 1000 के आसपास पहुंच गए। 1000 डिवाइडेड बाई 250, ये आपका 300% का प्रॉफिट दे रहा है। आप मुझे बताइए 300% का प्रॉफिट है 5 ईयर का अगर ग्राफ देखोगे तो। ठीक है जी, तो कम नहीं है। कौन देगा? कौन सी बैंक आपको दे देंगे 300%? बताइए, वो भी एक स्टॉक। एक में कभी पैसे नहीं लगाने चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टॉक है, जैसे ये देखिए, कुछ हर सेक्टर का देखना चाहिए। जैसे कुछ इंडसइंड बैंक भी है, उसका भी ग्राफ ऐसे ही है। मारुति का भी ऐसे ही था, बीच में थोड़ा सा अभी स्टेबल चल रहा है मारुति वगैरह का। नहीं, सो ये देखिए, जैसे एक ऑरोविंदो फार्मा है, ऑरोविंदो फार्मा, इसका रीजन भी दूंगा मैं जब मैं आपको शेयर वैल्यूएशन पढ़ाऊंगा। तो इसका मैं बैलेंस शीट का आपका इसका डेट और इक्विटी का रेशियो वगैरह का एनालिसिस करवाऊंगा दिखा के आपको, ये ऑरोविंदो फार्मा का। तब देखिएगा आपको पता चलेगा कि ये डेट की वजह से इसको कितना फ़ायदा हो रखा है, क्योंकि इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है बहुत ज़्यादा है। तो वो सब मैं बताऊँगा। अभी थोड़ा सा बस आप इसका ग्राफ देख लीजिए। अभी कुछ दिनों से ये थोड़ा सा नॉर्मल ट्रेंड में चल रहा है, नहीं तो पास्ट ट्रेंड। तो ये देखिए, आप सिर्फ अभी को मत देखो ना, इन्वेस्टर हो आप। आज एक दिन के 1 साल या 6 महीने किसी का बुरा चल रहा है तो उसको मत देखो, पास्ट ट्रेंड 3-4 साल का देखिए और फिर देखिए उसका बैलेंस शीट। 2 चीज होता है, ट्रेंड, पास्ट ट्रेंड एंड करंट बैलेंस शीट। अगर करंट बैलेंस शीट में कोई बुराई नहीं है और पास्ट ट्रेंड अच्छा था, इसका मतलब वो जैसे हमारा सेंटिमेंट सुधरेगा क्या होंगे फिर मार्केट में, फिर वो बूम करेंगे। अब ये देखिए, अभी थोड़ा सा इसका बुरा है, मैंने पहले भी बताया था आपकी 6 महीने के लिए इसका थोड़ा सा आपको बुरा दिख रहा है। बट ये देखिए 5 ईयर का ग्राफ देखिए आप इसका, 5 साल देखिए ग्राफ क्या चल रहा है। 5 साल पहले इसका शेयर था 57 रुपीज़ के आसपास। आज देखिए इसका शेयर है, आज देखिए इसका शेयर है 700। ये देखिए किसी टाइम इसका जो शेयर है वो आपका 875 पे गया है। हाँ, ये थोड़ा सा ड्यूरेशन अभी वो सेम चल रहा है। तो ये सिर्फ आपको बैलेंस शीट देखिए, जैसे आज अभी आपका 700 के आसपास है। आप मुझे बताइए 5 साल पहले कोई 7500 का शेयर था, आज इसका शेयर कितने का है? 738 का। कुछ लोग तो कैलकुलेशन भी नहीं कर रहे। डिवाइडेड बाई कितना था? 75 ना जी, 75। ये देखिए 800% का प्रॉफिट है। 57 था, कोई बात नहीं, ये लो ना, कहीं पे भी चेक कर लो, ये 57 के आसपास। हाँ जी, 57 के आसपास, और ये 800-700 समथिंग के आसपास है। अभी जो फिलहाल है 743 के आसपास। 743 डिवाइडेड बाई 57, ये देखिए है 125। एक मिनट 743 डिवाइडेड बाई 57, हाँ 1200% का प्रॉफिट, 1200% का राउंड का प्रॉफिट है। अगर ये बीच में कुछ दिनों का डाउन को छोड़ दो तो उस डाउन को अगर ले लोगे तो फिर तो और, सॉरी डाउन को हटाओ तो फिर तो और ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे तो ये सब पास्ट ट्रेंड को बताता है। अब इसके बाद इसका बैलेंस शीट एक बार चेक करना चाहिए। बैलेंस शीट देख सकते हो आप, अगर किसी का बैलेंस शीट देखना चाहो ना, ये देखिए यहाँ पे देखिएगा, ये मैं कौन सी साइट पे हूँ जी? मनी कंट्रोल पे। ये देखिए फाइनेंशियल्स लिखा है यहाँ पे, इस फाइनेंशियल पे क्लिक कीजिए, इसका बैलेंस शीट यहीं से आपको दिख जाएगा। आपको अगर इनका ऑडिटेड बैलेंस शीट पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो वो भी मैं देखने का तरीका बता दूंगा। एनएससी के साइट से आप जिस टाइम ये सबमिट करते हैं ना, वो आप इवन उसका जो ऑडिटेड बैलेंस शीट वो पूरा डाउनलोड कर सकते हो आप। ऑडिटर ने कौन सी, किसका कौन ऑडिटर था, क्या रिपोर्ट लिखा था, उसका लैंग्वेज क्या। जैसे बहुत बार आप लोग प्रैक्टिस में पहुंचोगे ना तो उस टाइम ढूंढते रहते हो आप लोग,
प्रैक्टिस में गए, अरे वो E&Y वाले क्या कैसे रिपोर्ट बनाता होगा, अच्छा KPMG कैसे रिपोर्ट बनाता होगा। कुछ नहीं करना आपको, आप एक काम कीजिए, ये क्वार्टर का रिजल्ट इन लोगों को जाता है और इसमें से मैक्सिमम के जो होते हैं वो बिग 4 वगैरह ही होते हैं इसका ऑडिटर। आप वहाँ से PDF फॉर्मेट ही डाउनलोड हो जाएगा, एज इट इज डाउनलोड होंगे। देखिए वो कैसे लैंग्वेज यूज करता है, किस तरीके से फॉर्मेट देता है, कैसा उसका लेटर हेड है, क्या है, सारा चीज़ देख सकते हो आप। बढ़े आगे हम लोग, फिलहाल जो भी है ये पुट किया हुआ डेटा है। ये देखिए मार्केट में कुछ लोग सोचते हैं ट्रेडिंग सीखेंगे, ट्रेडिंग 1 सेकंड का काम है, ऑर्डर ही तो फॉर्म प्लेस करना है। अमेजन पे ट्रेडिंग करना है किसी ने सिखाया आपको? तो इसमें क्या ट्रेडिंग सिखाएगा आपको बताओ? हाँ, उसका सिस्टम होता है कोई पहुंच जाओ, इसका सिस्टम थोड़ा सा चैनल बना रखा है, हमें बस चैनल को ही तो जानना है, वो हम जान चुके हैं। चैनल जान लिया, हमें प्लेटफॉर्म पता है कि कैसे प्लेस करना है, हो गया खत्म। तो फिर अब जानना क्या है हमें बताओ? एनालिसिस, यही तो मेन चीज है जिससे आप क्या करोगे। आज कहते हो कि इंडिया का सबसे बढ़िया, सबसे जो टॉप ट्रेडर है इंडिया का, स्टॉक मार्केट का, क्या कहते हैं, स्टॉक मार्केट का क्या कहते हैं, गॉड बोलोगे, एक्सपर्ट है स्टॉक मार्केट का, समथिंग फादर ऑफ स्पॉट मार्केट टाइप के, सॉरी स्टॉक मार्केट बोलते हो, कौन इंडिया का बोलो? राकेश झुनझुनवाला, CA राकेश, वो CA चार्टर्ड, याद रखिएगा आप, CA राकेश झुनझुनवाला। वर्ल्ड वाइज वारन बफेट, हाँ ये सब याद होते हैं, किसने बोला अभी बताओ, हैंडरेस करके दिखाओ। हाँ ये सब पता होता है, बिल्कुल सही। वर्ल्ड वाइज देखोगे तो वारन बफेट जो है वो आपका स्टॉक मार्केट का सबसे बड़े, यानी कि हम कह सकते हैं उसने अभी तक का जो पोर्टफोलियो मार्केट का वर्थ जो होंगे उसका सबसे ज्यादा है। ये देखिए इक्विटी कैपिटल आपको 12 महीने का दिख रहा है, ये देखो ये सारा चीज आप देख सकते हो। करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी कितना है, टोटल नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर लाइबिलिटी, ये सारा चीज देखते हैं। करंट एसेट्स कितना है इसका, फिक्स एसेट्स कितना है, सारा देख लीजिए। और फिर लास्ट में जाके मैं इसका आपको बस एक चीज देख लो, EPS किधर है भाई, EPS, क्योंकि कमाई तो अल्टीमेटली EPS से ही आता है ना जी। फॉरेन एक्सचेंज इनकम स्टेटमेंट किधर था, ऊपर ही था, नहीं, हाँ नहीं, मैंने क्या, अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करना पड़ेगा ना, बैलेंस शीट था। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस पे जाओगे, ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस पे तो EPS पे आ जाना, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, अर्निंग पर शेयर, ये देखिए ये है अर्निंग पर शेयर। ये थोड़ा सा ट्रेंड पे जाइए, देखिए पहले कभी 21 का था, बीच में डाउन होके -1 पे आया, फिर उसके बाद 17, 40, 52, एक आपको क्या दिख रहा है, 5 साल का डेटा दिख रहा है ना, 5 साल में। तो ये देखिए इस तरीके से आपका बढ़ते हुए है। तो यही चीज आपको देखने चाहिए कि एक अगर आपने EPS देख लिया तो एक शेयर का प्रॉफिट बढ़ रहा है, आपको पता चल गया ना। देखिए ग्रोथ किस तरीके का होता है, उस ग्रोथ के बेसिस पे क्या होता है, हमारा प्राइस जंप करते हैं, ठीक है जी। तो ये जो चीज देख के इन्वेस्टर को ये चीज देख के पैसे लगाना चाहिए, डेली मूवमेंट से उसको पैसे नहीं लगाना चाहिए। जैसे कोई अगर इन्वेस्टर बनना चाहता है, आंख बंद करके किसका पैसे शेयर ले लो, बट फार्मा सेक्टर थोड़ा रिस्की है। ये US वाले कोई नोटिस भेजता है, एक दिन में 40% डाउन हो जाता है शेयर। डॉक्टर रेड्डी अभी बीच में कभी 30% 2 दिन के अंदर डाउन हो गया। तो फार्मा सेक्टर बहुत रिस्की है। किस दिन FDA वाले, US वाले नोटिस किस पे भेजेगा कि आपके इस प्लांट में क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो रहा है, एकदम से क्या होगा, डाउन, क्योंकि इनका बिजनेस जो है फॉरेन कंट्री US से बहुत ज़्यादा लिंक है, ठीक है जी। तो चलिए ये जो था ये इन्वेस्टमेंट के नज़रिया था, फॉर इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट मनी इन मार्केट फॉर लॉन्ग रन, ठीक है। इसको क्या करना होता है बताइए, इसको डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करना होता है। इसको बाई ही करना होता है, ये सेल नहीं कर सकता, ये बाई कर सकते हैं सिर्फ, बाई शेयर विथ डिलीवरी। अच्छा ये कौन सी दिन पर डिलीवरी आता है बताइए, इन एक्सचेंज we can take delivery on T+2 days, we can take delivery on T+2 days by paying full amount। कब पे करोगे, बाइंग फुल अमाउंट ऑन T+2 डेज। उससे पहले मैं मार्जिन वगैरह की बात अभी कर देता हूँ, उससे पहले सिर्फ सिक्योरिटी मनी से ट्रेड होता है।
यहाँ पे टी का मतलब है वेयर, टी मीन्स ट्रेडिंग डे, और 2 डेज जो है वो 2 डेज जो होंगे वो बिजनेस डे होगा। 2 डेज जो होंगे बिजनेस डे ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज का बिजनेस डे होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये था T+2। इन्वेस्टर हैज टू इन्वेस्ट मनी इन, बहुत बार ऐसे भी इन्वेस्टर मिल जाता है, कहता है जाके हमें क्या कहते हैं, कुछ लॉस मेकिंग कंपनी वगैरह होंगे, एक दिन में 10% अप मूवमेंट हो गया होगा ना, तो बोलेगा कि मैं उसमें जाके पैसे लगाऊंगा, सस्ता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सस्ता है तो मूवमेंट भी वो परसेंटेज, मूवमेंट जो होते हैं हमेशा परसेंटेज के टर्म्स में देखा जाता है, महंगा है तो उसका मूवमेंट भी उतने ही परसेंटेज से ज़्यादा होते, सस्ता है तो उसमें 1-1.5 रुपये का मूवमेंट होते। तो आप लोग क्या सोचते हो, सस्ता है ना तो मैं ये मेरे बजट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बजट जितना है ना, 5,000 का बाई करना चाहते हो ना, तो 5,000 के बजट वाले ही आप अच्छे स्टॉक लीजिए, जिसको लोग जानता है, जिसका नाम पता है, जिसका बैलेंस शीट पे भरोसा किया जा सकता है। ऐसे स्टॉक पे नहीं जिसका कभी नाम भी नहीं सुना और बैलेंस शीट में देख रहे हो कि नेटवर्थ निगेटिव जा रहा है और एक दिन के लिए अप मूवमेंट हो गया किसी न्यूज से तो जाके पैसे लगा दे, नहीं, वो किसको करना चाहिए, ट्रेडर को। आज अगर अच्छा न्यूज आ रहा है किसी स्टॉक पे तो ट्रेडर को पैसे लगाना चाहिए, ना कि इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर को क्या देखना चाहिए बताइए, इन्वेस्टर हैज टू इन्वेस्ट मनी इन दोज शेयर्स whose fundamentals are good। फंडामेंटल गुड होने का मतलब है दैट इज फाइनेंशियल पोजीशन अब्लिक रिजल्ट इज गुड। इतना ही नहीं, फंडामेंटल्स आर गुड, जिसमें प्रोमोटर का होल्डिंग ज़्यादा हो उसमें पैसे लगाना बोलते हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि अगर कुछ बुरा होता है तो जितना पब्लिक के साथ बुरा होगा उससे कई गुना ज़्यादा बुरा प्रोमोटर के साथ होने वाला है। क्योंकि ऐसा नहीं है, अगर आज रिलायंस में पैसे लगाना सेफ है, 51% जो शेयर है, 51 नहीं 49 51 51 59 51 या 49 जो भी होगा वो देखना पड़ेगा, 51% बोलो या 49 बोलो, इतना है अंबानी के पास, ठीक है, या तो 51 होंगे या 49 है, क्योंकि 1% का डिफरेंस है उसमें, और बाकी पब्लिक के पास है। मान लीजिए कुछ अगर आज कंपनी के साथ बुरा हो तो 49% अगर पब्लिक के साथ बुरा होगा तो 51% बुरा किसके साथ होगा, अंबानी के साथ होंगे, ठीक है जी। और जिसमें लेस इक्विटी होता है वो ज़्यादा लेस रिस्की माना जाता है, जिसमें लेस रिस्क इक्विटी नहीं, जिसमें डेट लेस है वो लेस रिस्की माना जाता है। लेस डेट, प्रोमोटर होल्डिंग, फंडामेंटल बेटर हो, उसमें आप क्या कीजिए, फंड आप इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग रन के लिए, कॉमा promoters holding is high and less debt in capital। क्योंकि वैसे ये याद रखना, जैसे मैंने अभी आपको एक बताया था ना, ये नहीं ये अभी औरोबिंदो फार्मा, ये हाई डेट वाले कंपनी है, इसके साथ थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना चाहिए कि अगर कुछ बुरा होने लग जाए तो इसको मार्केट में जिस रफ्तार से शेयर बढ़ा है ना, भी 5 साल में अगर 1200% का प्रॉफिट दिया है, तो अगर कुछ बुरा होगा तो उसी रफ्तार में इसका शेयर क्या होंगे, ये डीएलएफ के जैसे शेयर है। ये डीएलएफ का भी मैं बैलेंस शीट दिखा दूंगा, डीएलएफ डेट की वजह से ऐसा डूबा है, इतना ज़्यादा डेट था उनका, और वो जैसे ही, क्योंकि जिसके पास लोन ज़्यादा होते हैं ना, अगर अच्छा चल रहा है बिजनेस तो आप उसको रिपे करके उससे बहुत ज़्यादा सेव करते हो। मैं इसका मैं एनालिसिस बताऊंगा आपको, ये डेट वाले एनालिसिस पे हम लगाते हैं 1 घंटे के आसपास, ये जो मैं बता रहा हूँ अभी डेट का शेयर वैल्यूएशन में,
क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो जब हम पढ़ते हैं ना तो उसका मैं पूरा बैलेंस शीट के साथ एनालिसिस कराता हूँ आपको। तो ये जो है ना, ये जो जिसके पास लेट डेट है वो रिस्क फ्री माना जाता है लॉन्ग रन के लिए। जैसे इन्फोसिस वगैरह है, जीरो डेट कंपनी है, 1 रुपये का लोन नहीं है इन्फोसिस में। जितने सारे फंडिंग कहाँ से, आपका इक्विटी से, 100% फंडिंग इक्विटी से, तो बहुत ही लेस रिस्क है, पैसे डूबने की चांसेस हमेशा क्या रहेगा आपका, कम। ये दूसरी बात है कि प्रोमोटर का होल्डिंग थोड़ा कम है, पहले 20% के आसपास था, फिर डिक्रीज करके 18 की, आई थिंक अभी 11% के आसपास या 18% के आसपास है। ठीक है जी, तो चलो ये सब तो इधर उधर की बातें था। वैसे ब्रेक का भी टाइम हो रहा है। अब जो हमें देखिए, अब जितना भी कुछ लिखवाने वाले बात है, अब यहाँ रहता है कि ऑर्डर फॉर्म में कुछ वर्ड वगैरह मिलते हैं। ठीक है, तो वो सारा चीज़ जो है उसको मैं निफ्टी सेंसेक्स बताऊंगा और मैं इसको आज ख़त्म करूंगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं ब्रेक में आइए आप लोग। मैं तब तक प्लानिंग करता हूँ कि क्या क्या कैसे प्लान करना है मुझे, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि इसको आज क्या करूँ, ख़त्म करूँ हर हाल में। लिखने वाले काम रह जाएगा, मैं अलग से एक नोटिंग करके दे दूंगा, क्योंकि आपको देखिए लिखना मेन मकसद नहीं, सीखना मेन मकसद है। ठीक है जी, चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद।